हाँ जी, जो भी बच्चे लैक ऑफ टाइम और लैक ऑफ रिसोर्सेज की वजह से इस चैप्टर को छोड़ के जा रहे हैं, इन्वेस्टमेंट डिसीजन, जिनके सबसे ज्यादा कमेंट्स मुझे आए हैं और व्हाट्सएप पे मैं ऑलरेडी बहुत सारे बच्चों को क्या नाम है लेक्चर्स इसके प्रोवाइड कर चुका हूं जिनके पास समय था, लेकिन अब मैं सिर्फ उन बच्चों के लिए वीडियो बना रहा हूं जिनके पास बिल्कुल भी समय नहीं है। एसएम वगैरह वो पढ़ रहे होंगे, लेकिन जैसे ही आपको समय मिले, एसएम आपकी खत्म हो जाए या फिर जिस टाइम आपको वीडियो मिल रही है आप उस समय एफएम ही कर रहे हैं, तो मेरे बच्चे अगर आप इस चैप्टर को छोड़ के जा रहे हैं तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को देख के चले जाइएगा। अगर क्वेश्चन बहुत ज्यादा घुमा के नहीं पूछा गया तो इस वीडियो में जितने भी मैं आपको कंसेप्ट बताऊंगा उससे बाहर आपको जो है क्वेश्चन नहीं मिलेगा। तो इस बात की मैं आपको श्योरिटी दिलाता हूं कि अगर आप छोड़ के जा रहे हैं तो इट इज बेटर कि जो मैं बता रहा हूं इस लेक्चर में आपको वो कवर करके चले जाइए। एमसीक्यू में भी आपको हेल्प मिल सकती है इसकी, और डिस्क्रिप्टिव में तो 110% ये चैप्टर आएगा ही आएगा। ये बात मतलब कोई प्रेडिक्शन नहीं है, तो सब जानते हैं इन्वेस्टमेंट डिसीजन का क्वेश्चन आना ही आना है। अब एक आएगा या दो आएंगे, एमसीक्यू में आएगा या नहीं आएगा, ये देखने वाली बात होगी। तो सारे बच्चों से मेरी रिक्वेस्ट है कि इस चैप्टर को पक्का पक्का करके जाएंगे। पहले से कर लिया तो बहुत बढ़िया बात है, छोड़ के जा रहे तो इस वीडियो को देख लीजिएगा। इस चैनल पर बताए गए सब बच्चों की सभी रिक्वेस्ट को मैंने माना है। जो जो बच्चों ने कमेंट किए उन ऑलमोस्ट सारी चीजें मैंने उनके लिए अपलोड की हैं। अगर आपको भी हमारी एफर्ट अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलता हूं आपसे अगली किसी इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ। अगर आपको एफएम की थ्योरी पे वीडियो चाहिए तो वो आप मुझे बता सकते हैं, फॉर्मूले पे वीडियो चाहिए तो वो आप मुझे बता सकते हैं, और 3 आवर्स एग्जाम स्ट्रेटेजी चाहिए तो वो आप मुझे बता सकते हैं। तीनों वीडियोस में से जो आपको चाहिए बता दीजिएगा, मैं आपको अर्ली मॉर्निंग जो है प्रोवाइड कर दूंगा और होपफुली आपको एग्जाम से पहले वो मिल जाएगी। तो मिलता हूं आपसे अगली किसी इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ। ध्यान से देखिएगा इधर। पहले चैप्टर हमने जो सीक्वेंस में उठाया था वो था लिवरेज, जो कि हर एक एग्जाम में आता है जैसा कि आपको पता है। फिर से दूसरा जो हमने चैप्टर इंपॉर्टेंस के और रेलेवेंस के बेस पे उठा रहे हैं, जो कि दूसरा चैप्टर कौन सा है, इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट डिसीजन इंस्टीट्यूट एक चैलेंज की तरह लेता है कि आओ और इस क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाओ। मतलब ऐसा माना जाता है कि आपके एग्जाम में जो ट्रिकी क्वेश्चन आएगा वो इसी चैप्टर से बनाया जा सकता है। बाकी जो आप गलतियाँ करते हैं वो आपकी अपनी खुद की होती है, जैसा कि आपने लिवरेज में देख लिया। ये वाला जो चैप्टर है ये आपको अपनी एडजस्टमेंट से गलती करा सकता है। मतलब इस चैप्टर में इतना दम है, इंपॉर्टेंट है, हर बार आएगा। 10 नंबर में तो कंफर्म है आना, और अलग से 5 नंबर में आ जाए तो वो बात अलग है। पहले इससे पहले एक रिस्क एनालिसिस इन कैपिटल बजटिंग एक और था, 2 क्वेश्चन आते थे, मतलब 25 मार्क्स तक भी आया है इसमें से। क्या ये बात समझ आती है? तो एक क्वेश्चन तो 10 नंबर का तय है, बिल्कुल आना ही आना है, और 5 नंबर में भी कभी दे देते हैं और कभी नहीं देते। क्या ये बात समझ आती है? तो चैप्टर का नाम क्या है, इन्वेस्टमेंट डिसीजन। क्योंकि हम थोड़ा स्पीड से चल रहे हैं तो इसका मतलब मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपको कुछ टेक्निक्स इसकी पता होंगी। जैसे एनपीवी कैसे निकालते हैं आपको पता होगा, आईआरआर कैसे निकालते हैं आपको पता होगा, कैश फ्लोज कैसे निकालते हैं, पेबैक पीरियड क्या होता है, डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड क्या होता है, टेक्निक्स पता है थोड़ी थोड़ी। जैसे पेबैक पीरियड है वो कैसे निकाला जाता है, बताइए मुझे जल्दी से। जैसे मैं एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ, ठीक है, और आप मुझे बताएंगे कि पेबैक, जैसे एक एग्जाम्पल है, ठीक है। इस एग्जाम्पल में हमने लिखा प्रोजेक्ट ए और प्रोजेक्ट बी। प्रोजेक्ट ए की ये कैश इनफ्लोज हैं, देखो 2 लाख, 3 लाख, 1 लाख, 1 लाख, 8 लाख, टोटल मिला कितना हुआ, 15 लाख। ऐसे ही प्रोजेक्ट बी में टोटल मिला के कितना हुआ, 14 लाख। बताओ कौन सा प्रोजेक्ट हमारे लिए सही है, हम कैसे बताएंगे? देख के बताओ जरा फटाफट से, इसके कैश फ्लोज को देख के बताइए आप मुझे। ये मैं एक जनरल एग्जाम्पल ले रहा हूँ, उसके बाद टेक्निक्स को डिस्कस करूंगा, फिर मेन मुद्दे पे आ जाऊंगा। जल्दी से बताइए, आपको ए ज्यादा देखने में अच्छा लग रहा है या बी? बताइए। ए, बी, बी, बी। देखो ज्यादातर बच्चों को बी क्यों लग रहा है और आपको ए क्यों लग रहा है? आपने सिंपल एडिशन किया है इसका। ये 15 लाख है, ये 14 लाख है, लेकिन आपको जो ध्यान देना है इस चैप्टर में वो ये है कि कैश फ्लोज कब अराइज हो रहे हैं। देखिए मेजॉरिटी पार्ट इनकम की पहले 2 साल में ही आ गई है। इसका मतलब इसको प्रेजेंट वैल्यू से फैक्टर से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑलमोस्ट 90% किया जाएगा इस वैल्यू का। लेकिन जब ये इनकम लास्ट में आ रही है तो इसका कितने परसेंट किया जाएगा, 60%। तो आपको क्या प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर को भी कंसीडर करना पड़ेगा? आंसर इज यस। अगर आप देखोगे तो 6 लाख, 4 लाख, 2 लाख, यानी कि टोटल मिला कितने, 12 लाख आपके 3 साल तक ही आ जाएंगे। जबकि यहां 3 साल तक जाओगे तो कितने आएंगे, सिर्फ और सिर्फ 6 लाख। तो क्या डबल इनकम इनिशियल ईयर्स में ही आ रही है? तो आप ऐसे ब्लाइंडली नहीं बोल सकते कि क्योंकि इसकी इनफ्लो ज्यादा है इसलिए प्रोजेक्ट ए ठीक लग रहा है। गलत अप्रोच है। ये कब तक अप्रोच सही रहेगी, जब तक प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर का कंसेप्ट आया ही ना हो। ये चैप्टर इसलिए पढ़ाया जाता है क्योंकि प्रेजेंट वैल्यू का कंसेप्ट होता है।
क्या ये बात समझ में? फिर हमने एग्जैक्ट इवेल्युएशन किया इसका, एग्जैक्ट इवेल्युएशन एट द रेट 10% किया है हमने, और दोनों ही प्रोजेक्ट का कैश आउटफ्लो कितना है 10 लाख। फिर हमने इसके प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से जब मल्टीप्लाई किया तो 2 लाख की अमाउंट, ये सब आपको करना आता होगा। तो जो 15 लाख दिखाई दे रहा था वो कितना हो गया 10,69,800, 10,69,800 हो गया ये यहाँ पर, हर एक प्रेजेंट वैल्यू से मल्टीप्लाई कर, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से मल्टीप्लाई करने के बाद। और जो प्रोजेक्ट बी था, हालांकि वो ओवरऑल में कितना था 14 लाख, जो कि इससे 1 लाख कम था, लेकिन क्या ये इससे ज्यादा बढ़ गया? आंसर इज यस। और रीजन समझ में आया आपको? क्योंकि जो मेजोरिटी इनफ्लो है वो इनिशियल ईयर्स में आ रहा है। क्या ये बात समझ में? तो ब्लाइंडली हम किसी की भी मेन जो नॉर्मल जो डिस्काउंटेड नहीं होते कैश फ्लोज, उन्हें देख के आंसर नहीं दे सकते। कई बार ऐसा हो कि टोटल में ये ज्यादा है, लेकिन जब आपको प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से निकाला गया तो वो कम पाया गया। इसीलिए इस चैप्टर को पढ़ाया जाता है कि आप डिटेल में एनालाइज करके बताइए। समझ में आती है बात? फिर उसके बाद आए हम पे बैक पीरियड में। पे बैक पीरियड का मतलब क्या होता है कि सिंपली आपका ये जो पैसा है, कितना पैसा लगा हुआ है 10 लाख, ये कब तक वापस आ जाएगा? तो इसका फॉर्मूला बताओ पहले, क्या होता है पे बैक पीरियड निकालने का? क्या फॉर्मूला होता है? नहीं पता? उसमें ये देखते हैं ना, मतलब कितने साल में हमारा पैसा वापस आ जाएगा। हाँ, ये देखते हैं फॉर्मूला क्या है इसका। वो जितने भी अमाउंट का डिफरेंस होता है वो लेते हो डिवाइड बाय। बस, इसका कोई फॉर्मूला है ही नहीं, ये देसी तरीके से सॉल्व होता है। कैसे? आपको 10 लाख रुपए रिकवर करने हैं, अगर आप फॉर्मूले से जाओगे फॉर्मूला कभी याद ही नहीं रहेगा जीवन में। 10 लाख रुपए रिकवर करने हैं, पहले साल में कितने लगे? 2 लाख आ गए, दूसरे साल में 3 लाख, तीसरे साल में 1 लाख, टोटल कितने हो गए 6 लाख। अभी क्या पूरे हुए? नहीं। उसके बाद आ जाओ 7 लाख, उसके बाद 7 लाख, मतलब 4 साल तो पूरे पूरे लगेंगे मेरे। तो हम पहले लिखेंगे 4 ईयर्स, फिर लिखेंगे प्लस, क्योंकि जो 5th ईयर है वो पूरा थोड़ी ना लगेगा। कितने पैसे बच गए? 3 लाख, 3 लाख। और टोटल उस साल में कितना कमा रहे हैं? 8 लाख। क्या लगता है आपको 5वें साल का आधा हिस्सा लगेगा या आधे से भी कम हिस्सा लगेगा? कैसे पता चला? क्योंकि 3 लाख कमा रहे हैं, तो फिर क्या लिखेंगे? बैलेंस जितना बच गया उतना ऊपर, और कितना हिस्सा लगेगा उससे इस वाले साल के इनफ्लो से डिवाइड कर देंगे। ऐसे ही करेंगे इसके पे बैक पीरियड को निकालने। तो हमने कहा पे बैक पीरियड ऐसे होगा, 4th ईयर लिखेंगे, 4 साल तो कम से कम लगेंगे। बैलेंस कितना बच गया, और डिवाइड यहां पर क्यों किया जा रहा है पता चला आपको कि नेक्स्ट ईयर का कौन सा पार्ट लगेगा, तो आधे से कम लगेगा वो हमें पता था, और आंसर है 4.375 ईयर्स। कोई अगर कैलकुलेशन एरर भी होती है तो आपको पता होना चाहिए कि जो अमाउंट से कुछ बोल रही है, बोल क्या रही है? 8 लाख की कमाई है और 3 लाख कमाने हैं हमें, तो आधे से तो कम ही लगेगा अगले वाले साल का। क्या ये बात समझ में? ऐसे ही आ गए हम कौन से प्रोजेक्ट पे? प्रोजेक्ट बी पे। बी पे आ जाइए। 2 साल एग्जैक्ट लगेंगे, कोई फ्रैक्शन नहीं लगेगा, और आपके पैसे वापस आ जाएंगे। ये जो हमने रूल अपनाया है, यही रूल आपको अपनाना है इस वाले में, मतलब डिस्काउंटेड कैश फ्लोज में। तो उसके अंदर आ जाएगा आपका डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड। क्या ये बात समझ में? अब सवाल सुनिएगा जरा ध्यान से। मुझे जितने साल पे बैक पीरियड में लगे प्रोजेक्ट ए के, डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड में उससे ज्यादा साल लगेंगे या उससे कम साल लगेंगे? क्योंकि सवाल कभी सुना ही नहीं होगा आपने। हमने क्या देखा भाई? फॉर्मूला देखा और आंसर लिखना शुरू कर दिया। सवाल ये है कि पे बैक पीरियड हमेशा ज्यादा होगा या डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड हमेशा ज्यादा होगा? ज्यादा का मतलब किसमें ज्यादा साल लगेंगे? डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड में ज्यादा साल लगेंगे। क्यों? क्योंकि ये अमाउंट को कम कर देता है, और जितनी अमाउंट्स हमारी कम होंगी उतने ही ज्यादा साल हमें लगेंगे। तो अगर मैं इन चारों अमाउंट्स को ऐड कर लूं, जरा फटाफट से बताइए कितना आ रहा है? पहले मैं 7 लाख कमा रहा था, याद है आपको? पहले मैं कितने कमा रहा था? 7 लाख। कितने साल में? 4 साल में। और अब कितने कमा रहा हूं? 5 लाख। इसका मतलब समय ज्यादा लगेगा, और जब हम समय ज्यादा लगाएंगे तो उसे माइनस कर दीजिए, जो भी आपका आया उसे 10 लाख से माइनस कर दीजिए। 427, एग्जैक्ट 427। और 427 को किससे डिवाइड करेंगे? अब सुनो सुनो, डिवाइड करने से पहले क्या लगता है आपको? 0.5 वाला हिस्से से ज्यादा लगेगा कम लगेगा? 4,96,000 इनकम है और 427 कमाने हैं, तो ऑलमोस्ट 1 के आसपास आएगा ये, 0.8 या 0.9 के आसपास। 0.85। पता चला इस चीज को? कैसे पता चला हमें? यस, तो आपको पता होना चाहिए ये वाली चीज, तभी आपको डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड आएगा 4.859। सेम हम अप्लाई करेंगे किस पे? प्रोजेक्ट बी पे, तो आंसर आ जाएगा। थोड़ा सा समझ में आया हम क्या निकाल रहे हैं? लॉजिक समझ में आया? क्या बैलेंस करते हैं, क्यों किससे डिवाइड कर रहे हैं? वरना गड़बड़ हो जाती है एग्जाम में कि पता नहीं किस वाले से डिवाइड करके बैठ गए। समझ में आती है बात? पक्का? ठीक। तो ये हमारा कौन से वाली 2 टेक्निक थी?
पेबैक पीरियड, डिस्काउंटेड पेबैक। एनपीवी आपको पता ही होगा कि जो हम प्रेजेंट वैल्यू हम निकालते हैं इनफ्लोज की, उसमें हम सभी को टोटल कर देते हैं और आउटफ्लो को माइनस कर देते हैं, तो क्या आ जाता है एनपीवी, और जिसका एनपीवी ज्यादा उसी को डिसीजन ले लेते हैं, हम उसी को सिलेक्ट कर लेते हैं। ये सिर्फ बेसिक बातें बता रहा हूं मैं आपको। अब जब डिटेल में जब हम चैप्टर के अंदर जाएंगे तो पता चलेगा हमें कि ये जो इनफ्लोज हैं इसकी एडजस्टमेंट्स पढ़ेंगे हम। अभी तो मैंने एक बेसिक लिख दिया है यहां पर, तो अगले जैसे जैसे क्वेश्चन बढ़ेगा उसमें एक आएगा कि ये इनफ्लो कैसे निकाली गई, इसमें एडजस्टमेंट्स होंगी, डेप्रिसिएशन की एडजस्टमेंट्स होंगी, कुछ सेल्स प्रमोशन एक्सपेंडिचर्स होंगे, कुछ स्क्रैप वैल्यू होगी, बहुत सारी चीजें डाल देंगे और बोलेंगे पहले आप इनफ्लो कंप्यूट करिए। फिर आउटफ्लो में भी कुछ चीजें ऐड कर देंगे, वो कहेंगे सेल वैल्यू ऑफ ओल्ड मशीन, ये सारी चीजें ऐड कर देंगे। तो आउटफ्लो और इनफ्लो को कॉम्प्लिकेटेड करेंगे, एडजस्टमेंट्स बढ़ाते रहेंगे, लेकिन कंसेप्ट जो होगा क्वेश्चन का वो इसी पैटर्न पे सॉल्व होगा। आगे कितने भी क्वेश्चन आ जाए, मतलब जो लास्ट स्टेटमेंट बनेगी वो ऐसी बनेगी। समझ में आ गई बात? तो जब चैप्टर में आगे आगे बढ़ते हैं तो चैप्टर में मुश्किल ऐसे नहीं कहते इन्वेस्टमेंट डिसीजन चैप्टर मुश्किल है, नहीं, एडजस्टमेंट्स पढ़नी है और उसका लॉजिक पता होना चाहिए, बस बात खत्म। ये पैसे आने में मदद कर रहा है, जाने में। आती है बात समझ में? पक्का? ठीक। देखिए अब इसमें मैंने कुछ कंसेप्ट्स लिखे हैं जिसके बारे में डिस्कशन करेंगे। जैसे कि पहला कंसेप्ट क्या है, सेल ऑफ ओल्ड असेट। कि सेल ऑफ ओल्ड असेट का जब भी कोई क्वेश्चन आएगा तो उस पर हमारे क्वेश्चन पे क्या क्या इंपैक्ट पड़ेगा। तो एक क्वेश्चन इसका करेंगे। दूसरा क्या है, कैपिटल गेन टैक्स की। अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि आपको कैपिटल गेन की टैक्स की एडजस्टमेंट करनी है तो उसका क्वेश्चन पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा, आउटफ्लो पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा और इनफ्लो पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा। क्या ये बात समझ आती है? उसके बाद नेक्स्ट कौन सा है, वर्किंग कैपिटल का क्या होता है। क्या आपको पता है वर्किंग कैपिटल का क्या होता है? बताइए क्या होता है वर्किंग कैपिटल का? एडजस्टमेंट क्या है? एडजस्टमेंट जिस साल में रिक्वायरमेंट है उस साल में ऐड करेंगे और फाइनल ईयर में हमें वो मिल जाता है। वर्किंग कैपिटल मिलती कहाँ से है? फाइनल ईयर की इनकम में ऐड करेंगे, यही कह रहे हो आप? वर्किंग कैपिटल को इनफ्लो में क्यों ऐड करेंगे? क्योंकि काफी क्वेश्चन किए भी होंगे आपने जिसमें वर्किंग कैपिटल लास्ट में ऐड करते हैं। आया था कोई क्वेश्चन बीच में ऐसा वर्किंग कैपिटल वाला? याद है थोड़ा बहुत? हाँ, वर्किंग कैपिटल चैप्टर की नहीं बात कर रहा हूँ, वर्किंग कैपिटल की एडजस्टमेंट इस चैप्टर में आई थी कभी? क्या ट्रीटमेंट किया था? उस साल में ऐड कर दिया। इनफ्लो में आउटफ्लो में? इनफ्लो में वर्किंग कैपिटल, और ठीक है। और लास्ट में? हाँ जी, हाँ आउटफ्लो में ऐड करते हैं। और लास्ट में थोड़ा सा पढ़ा है, समझ रहे हो? एक तो चैप्टर इतना खतरनाक, एक एक एडजस्टमेंट से बच्चा डरता है कि इसमें सारे क्वेश्चन कवर करके चला जाऊं। वो कह रहे हम कंसेप्ट ही आधा पढ़ के गए थे। ऐसा नहीं तो सर पे कफन बांध के जाना और ऊपर से हथियार ना लेके जाना एग्जाम में, वो भी किसके, आईसीआई के। बात समझ रहे हैं? तो बड़ी दिक्कत वाली बात है। वर्किंग कैपिटल का मतलब होता है पैसा हमें चाहिए, करंट असेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज। पहले ये बताओ, असेट्स अच्छी होती है लाइबिलिटीज करंट में? करंट असेट्स अच्छी होती हैं, करंट लाइबिलिटीज। एज अ बिजनेसमैन आप क्या चाहेंगे, करंट असेट्स बढ़े या करंट लाइबिलिटीज बढ़े? क्यों? लाइबिलिटीज बढ़े एज अ बिजनेसमैन आप ये चाहेंगे, क्यों? क्योंकि मैंने सवाल किया है, सीधा सीधा आंसर होता तो मैं सवाल ही नहीं करता। ये भी तो लॉजिक देता है कि अच्छा। हाँ बताओ, एज अ बिजनेसमैन आप ये चाहेंगे कि लाइबिलिटीज बढ़े, क्यों? जैसे अगर मैं इन्वेंटरीज और क्रेडिटर का एग्जांपल ले तो अगर मैंने जो मेरा बिजनेस है किस चीज का, मैंने अपना जो स्टॉक लिया है वो क्रेडिट पे लिया है, तो आप चाहते हैं इन्वेंट्री ना बढ़े, स्टॉक ना बढ़े, क्रेडिटर बढ़ते जाएं। उसके बाद जब मैं अब मैंने क्रेडिट पे ले लिया ना उसे, तो मेरा कैश ज्यादा गया नहीं उस टाइम पे। ठीक है। उसके बाद जैसे जैसे वो मेरा स्टॉक बिकते जाएगा तो वहां से मेरे पास कैश भी जनरेट होते रहेगा और मेरे पास जो मेरा कैश का अमाउंट है वो एक जगह पे फंसा नहीं, उसका फ्लो होता रहा ऐसे। थोड़ा थोड़ा तो सही बोलो, बताओ। असेट्स अच्छी है, लाइबिलिटीज क्यों? उसमें हम दूसरे का पैसा जी, पहले हम दूसरे के पैसे को, सही मैंने बोला, थोड़ा थोड़ा सही बोला, दूसरे के पैसे को जब हम इस्तेमाल करते हैं वो है करंट लाइबिलिटीज। इसलिए जो फॉर्मूला बनाया गया वर्किंग कैपिटल का तो लिखा गया करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज। जो आंसर आता है वो आपको पैसा चाहिए होता है बिजनेस को रन करने के लिए, डे टू डे एक्टिविटीज के लिए। तो लाइबिलिटीज में आप दूसरे का पैसा रोक लेते हैं। और असेट्स, करंट असेट्स कोई भी बिजनेसमैन नहीं चाहता करंट असेट्स बढ़े, क्यों?
सबसे पहले आप खरीद के लाए स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। आप क्या चाहेंगे स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल बढ़ता रहे? नहीं, आप चाहेंगे स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल WIP में कन्वर्ट हो जाए। WIP भी आपकी करंट, आप क्या चाहेंगे WIP बना रहे, क्या चाहेंगे, क्या बन जाए उससे, फिनिश गुड्स। फिर क्या चाहोगे, फिनिश गुड्स बना रहे और वो चढ़ता रहे, ऐसे बिके ना, आप चाहोगे बिक जाए। और उधार पे बिकता है तो क्या बढ़ते हैं, डेटर्स। क्या चाहते हो, डेटर्स बढ़ते रहे? नहीं, लास्ट में सभी चाहिए कैश, कि कैश बढ़ना चाहिए। और लायबिलिटीज पहले दिन ही दूसरे का कैश दे देती है इस्तेमाल करने के लिए। क्या ये बात समझ में आई? तो इसलिए फॉर्मूला बना, इन्वेस्टमेंट इन करंट असेट्स इज इक्वल टू ग्रॉस वर्किंग कैपिटल एंड करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज इज इक्वल टू नेट वर्किंग कैपिटल। यानी वर्किंग कैपिटल हमारा आउटफ्लो होता है, तो जिस भी साल में दिया है हम उसमें ऐड कर देंगे और लास्ट के साल में माइनस हो जाएगी। लास्ट के साल में माइनस का मतलब, मान लीजिए मैंने इन्वेस्टमेंट की स्टॉक में, तो जब बिजनेस प्रोजेक्ट बंद हो रहा होता है तो अज्यूम किया जाता है कि सारे स्टॉक बिक जाएगा। इसका मतलब लास्ट में वर्किंग कैपिटल रिक्यूप हो जाएगी, वापस मिल जाएगी आपको। डेटर्स में था, डेटर्स रियलाइज हो जाएंगे, भाई प्रोजेक्ट ही 5 साल का, इसका मतलब क्या है, जो डेटर्स वगैरह हैं वो सब बिक जाएंगे, स्टॉक वगैरह जो है वो सब बिक जाएगा। क्या ये बात समझ, और आपके पास कैश आ जाएगा। इसलिए लास्ट के ईयर में जैसे स्क्रैप वैल्यू ऐड करते हैं वैसे ही वर्किंग कैपिटल को ऐड करते हैं। क्या ये बात समझ में? और अगर वर्किंग कैपिटल के बारे में कुछ नहीं बोला गया कि कौन से साल में गिवन है, तो आपको इनिशियल कैश आउटफ्लो में उसे ऐड करना है। अगर लिखा है वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ₹40 लाख और कुछ नहीं बोला गया कौन से ईयर में, तो आप इनिशियल कैश आउटफ्लो में उसे ऐड करेंगे और लास्ट में उसे इनकम में दिखाएंगे, चाहे वो बोले या ना बोले। क्या ये बात समझ में आती है? ठीक, ये वर्किंग कैपिटल। स्क्रैप वैल्यू बताइए फटाफट से, स्क्रैप वैल्यू का क्या करते हैं? तो 2 स्क्रैप वैल्यू का क्वेश्चन में गिवन होती है। अगर ओल्ड असेट का केस है तो ओल्ड असेट की भी स्क्रैप वैल्यू गिवन होगी, और अगर आप नई असेट परचेज कर रहे हैं तो नई असेट की भी स्क्रैप वैल्यू गिवन होगी। दोनों का कहां कहां ट्रीटमेंट होता है? आउटफ्लो में क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं कि भाई जब मैं नई असेट खरीदने जा रहा हूँ 10 लाख रुपए की, तो मेरी पुरानी वाली 2 लाख रुपए की चली गई, तो स्क्रैप वैल्यू ऑफ ओल्ड मशीन मेरे कैश आउटफ्लो, इनिशियल कैश आउटफ्लो को कम कर देता है। क्या ये बात समझ में? लेकिन जो मैं नई असेट खरीदा हूँ उसकी भी स्क्रैप वैल्यू होगी, मान लीजिए 5 साल के बाद, तो उससे क्या होगा, उससे 5th ईयर में ऐड कर देंगे। यही बात समझ में? अब मैं आपको इन सभी के एक एक एग्जांपल से बता रहा हूं कि एग्जाम में ट्रीटमेंट क्या करने। आप ऐसा समझिएगा, अब मैं फुल फ्लेज क्वेश्चन ना दिखा के आपको एडजस्टमेंट नंबर बता रहा हूं कि एडजस्टमेंट ये होगी और ये ट्रीटमेंट करना है, फिर उसके बाद फुल फ्लेज क्वेश्चन पे चलेंगे। क्या ये बात समझ? और लास्ट में क्या लिखा हुआ है, स्पेशल केसेस का मतलब है अनइक्वल लाइफ है, तो क्या करेंगे, क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ आउटफ्लो है, इनफ्लो है ही नहीं, तो क्या करेंगे। ऐसे क्वेश्चन किए हैं आपने? है नहीं किए हैं या नहीं? है तो है तभी तो मैं बात कर रहा हूं उसके बारे में। ऐसे क्वेश्चन किए हैं जिसमें खाली खाली आउटफ्लो है, किए हैं, तो आंसर कैसे देते हैं? आउटफ्लो में एनपीवी कहां से निकल जाएगा? क्वेश्चन में खाली आउटफ्लो है, डिसीजन कैसे देंगे? अनइक्वल लाइफ है, डिसीजन कैसे देंगे? तो वो स्पेशल केसेस में सीखेंगे हम, और ये सारी वैरायटी हमारे स्टडी मैट में है। तो पहला फोकस कहाँ रहेगा, स्टडी मैट में। दूसरा फोकस देखो जरा कहाँ कहाँ से क्वेश्चन करते हैं हम इस चैप्टर के, तब ऐसा मुझे लगता है कि मैं बोल सकता हूँ कि हाँ एग्जाम में ऐसा ही क्वेश्चन आया था जैसा बताया गया था, क्योंकि पहले वैरायटी बहुत कवर की जाती है। तो पहला तो स्टडी मैट वाली वैरायटी होगी, दूसरा आपको यहाँ से जो बुक वाला PDF है वो मिलता है, वो वाली चीज़, जैसे कि ये वाला पार्ट, इससे कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, उसमें काफ़ी सारे एग्जामिनेशन क्वेश्चन पहले से हैं। ठीक है, तीसरे पार्ट पे आ जाइए, जब इससे भी मन भर जाएगा तब हम करेंगे इसके प्रैक्टिस मैनुअल के क्वेश्चन। प्रैक्टिस मैनुअल पता है आपको क्या होता है? ये इंस्टीट्यूट का है। जब पुराना CA IPCC के नाम से हुआ करता था तो उस समय कॉस्ट एंड FM होता था, उस समय के भी आज चैप्टर यही है, और इसमें कोई अमेंडमेंट भी नहीं आती जैसे GST में रेट बढ़ गया, ऐसा कुछ नहीं। तो फिर यहाँ से क्वेश्चन करेंगे और लास्ट में बच जाएगा हमारे पास सारे क्वेश्चन पेपर, RTP और MTP। जब इतनी वैरायटी के क्वेश्चन आप कर लोगे तब आप थोड़ा सा अश्योरेंस लेके जा सकते हैं कि एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा ही आएगा जैसा आप कर चुके हैं। क्या ये बात समझ में आई? तो ये तो एग्जाम में आने तक की बात हुई कि एग्जाम में वही आएगा जो बताया गया है। फिर दूसरा सवाल शुरू होता है कि क्या हम कर पाएंगे एग्जाम में। बड़ा चैलेंज ये है। आ गई बात समझ में? तो जैसे जैसे टेस्ट होते जाएंगे आपको अपनी बीमारी समझ में आती जाएगी और उस पर आपको एक्शन लेना है। कोई भी टेस्ट में क्वेश्चन गलत हो रहा है उसे मार्क करिए और दोबारा से सॉल्व कीजिए, फिर वो गलत नहीं होगा श्योर। क्या ये बात समझ में? जैसे एक बार क्वेश्चन मैंने दिया था ना क्लास में, वो कौन सा वाला, अदर इंटरेस्ट वाला, जिसमें अदर इंटरेस्ट निकलता था बैलेंस से, एक ही बच्चे ने सॉल्व किया था सही और एक ही बच्चे ने गलत किया है बस टेस्ट में। क्लास में इसी ने सॉल्व किया था सही और शायद आपने गलत किया है टेस्ट में। तो आप बात समझ रहे हैं? तो एक बार गलत कर लो तो ज़्यादा सही है, टेस्ट में ना करें, क्लास में कर लें।
और ये जो थॉट है ना आपकी कि जितनी गलती करनी है हम टेस्ट में कर लेते हैं ताकि हम एग्जाम में ना कर पाए, पिटोगे बहुत मेरे से। आती है बात समझ में? टेस्ट हमेशा उन्हीं बेस क्वेश्चन पे होगा जैसे आपको कराए गए हैं, कोई भी अलग टेस्ट नहीं होगा। सवाल यही है और चैलेंज ही यही है कि क्या आप उसे सॉल्व कर पाएंगे जो बताया गया है या नहीं। क्या ये बात समझ में आई? तो अब क्लास को आगे बढ़ाता हूँ फटाफट से। आज क्या करना है हमें, देखिए यह है सेल ऑफ ओल्ड असेट वाला एग्जाम्पल, ठीक है। तो इसमें कुछ एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं, ध्यान से समझिएगा। सेल ऑफ ओल्ड असेट और इस पर कैपिटल गेन टैक्स की ट्रीटमेंट, ये दोनों हम एक साथ पढ़ रहे हैं कि अगर होगा तो क्या होगा और नहीं होगा तो क्या होगा। जरा ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन ने कहा हम सोच रहे हैं कि एक न्यू मशीन खरीद लें और जो न्यू मशीन की कॉस्ट होगी वो होगी 10 लाख रुपए। क्या ये बात समझ में? साथ में हम ये भी सोच रहे हैं कि हम सेल कर दें, स्क्रैप वैल्यू है ओल्ड मशीन की 1 लाख रुपए, जिसकी जो बुक वैल्यू है, बुक वैल्यू आज वो है मान लीजिए 80,000। आगे बात समझ में? जो न्यू मशीन है उसकी जो लाइफ है वो है 5 साल। यह बुक वैल्यू कौन सी मशीन की? ओल्ड मशीन की, ठीक है। फिर उसके बाद हमें क्वेश्चन ने गिवन है इसके कुछ स्क्रैप वैल्यू, स्क्रैप वैल्यू ऑफ न्यू मशीन 2 लाख। आगे बात समझ में? टैक्स रेट जो क्वेश्चन में गिवन है, टैक्स रेट वो है मान लीजिए एट द रेट 50% या 40 कर देते हैं तो आपको अमाउंट समझ में आ जाएगी, ठीक है। आपको कैश आउटफ्लो निकालना है, इनिशियल कैश आउटफ्लो, बस ये निकालना है क्वेश्चन में। और आपको कैपिटल गेन टैक्स को भी साथ में लेके चलना है। तो 2 इसके पार्ट बना देता हूं मैं। केस ए, कंप्यूट इनिशियल कैश आउटफ्लो, और इसके 2 केसेस हैं। केस ए में आप देखेंगे कि कैपिटल गेन टैक्स है और बी पार्ट में आप देखेंगे कि कैपिटल गेन टैक्स नहीं है। पहले में नॉर्मल वाला कर लेते हैं, दूसरे में कैपिटल गेन समझाऊं, ठीक है। अब नॉर्मल क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा ये आप बताएंगे मुझे, मैं यहां पर लिख रहा हूं सॉल्यूशन। अगर आप कैश आउटफ्लो निकालने लगे तो कैसे सॉल्व होगा केस ए वाला, जल्दी से बताइए। सबसे पहले क्या लिखूं बताइए? परचेज प्राइस ऑफ न्यू मशीन, तो मैंने लिखा परचेज कॉस्ट ऑफ न्यू मशीन कितने की है नई मशीन? 10 लाख। माइनस बताइए क्या? स्क्रैप वैल्यू ऑफ कौन सी मशीन? ओल्ड मशीन, वो कितने की है? 1 लाख की। और कुछ करेंगे क्या यहाँ पर? अगर कैपिटल गेन टैक्स ट्रीटमेंट को इग्नोर करने की बात की गई है तो क्या कुछ और करेंगे हम यहाँ पर? नहीं। बुक वैल्यू से मुझे कोई लेना देना नहीं है। और ये जो मेरा आंसर आएगा कितना? 9 लाख रुपए, यही मेरा नेट इनिशियल कैश आउटफ्लो होगा। ये बड़ी आसान सी बात थी। लेकिन अगर क्वेश्चन ने बोला कि कैपिटल गेन टैक्स को आपको अज्यूम करना है कि इस क्वेश्चन के अंदर है तो क्या होगा, तो वो केस नंबर बी में चला जाएगा, केस बी। क्या लिखें सबसे पहले? परचेज प्राइस या कॉस्ट कौन सी मशीन की? ऑफ न्यू मशीन कितना? फिर से मुझे लिखना पड़ेगा क्या? माइनस सेल वैल्यू ऑफ ओल्ड मशीन। अब इस कंसेप्ट को आपको सीखना है। यहाँ पर कितने की जाएगी सेल वैल्यू ऑफ ओल्ड मशीन? 1 लाख। अब सवाल सुनना जरा ध्यान से, कैपिटल गेन टैक्स का मतलब क्या है? पुरानी मशीन की कॉस्ट क्या थी? बुक वैल्यू 80,000। कितने में बिकी? 1 लाख का प्रॉफिट हुआ या 20,000 का प्रॉफिट हुआ? टैक्स लगेगा या नहीं लगेगा? लगेगा। टैक्स लगेगा मतलब क्या है? मेरे पैसे जाएंगे या मेरे पैसे आएंगे? जाएंगे। तो कितने का प्रॉफिट हुआ मुझे? 20,000 का प्रॉफिट हुआ, जिस पे टैक्स कितना लगेगा? 40%, यानी कितना? 8,000।
तो आप ये कहोगे कि भाई साहब ये जो आप यहां पर 1 लाख रुपए माइनस कर रहे हो ना, ये गलत कर रहे हो, क्योंकि आपके अगर 1 लाख कहीं से आएंगे तो उसके बदले में कितने पैसे चले जाएंगे, 8,000 रुपए चले जाएंगे। तो आपको सिर्फ 92,000 माइनस करने चाहिए, क्योंकि 8,000 टैक्स के लिए भी तो बचाने हैं आपको। तो या तो आप इसी में एडजस्टमेंट कर दो या अलग से लिख दो। बताओ यहां पर माइनस करूं या प्लस करूं? आउटफ्लो निकाल रहे हैं तो क्या करो, तो या तो आप इसकी एडजस्टमेंट अलग कर लीजिए, 1 लाख का नेट कितना बचेगा टैक्स माइनस करके, तो 92 माइनस करिए, या फिर यहां पर लिख दीजिए प्लस टैक्स ऑन सेल ऑफ ओल्ड मशीन। और कितने का लगेगा वो? 8,000। क्या ये बात समझ में आती है? तो ये माइनस करके बताइए कितना आएगा, या प्लस करके बताइए कितना आएगा। 9,08,000। ये क्या है? नेट इनिशियल कैश आउटफ्लो। अब मेरा सवाल सुनिए जरा ध्यान से, आप मुझे बताएंगे क्या होगा। मान लीजिए जो असेट की वैल्यू थी वो 1,10,000 थी, तो क्या होगा? बुक वैल्यू तो 10,000 का लॉस आएगा, 10,000 का लॉस आएगा। तो फिर क्या होगा? टैक्स बचेगा, टैक्स कितना बच जाएगा? 4,000। मुझे लॉस होगा। देखो एक तो मेरी जेब में कितने पैसे आएंगे? 1 लाख। और मेरी असेट कितने की थी? 1,10,000। क्या 1,10,000 की असेट जो मेरी बुक वैल्यू थी उसकी बिकी 1 लाख में, तो लॉस में गई या प्रॉफिट में गई? लॉस में। तो एक तो मुझे 1 लाख रुपए बचे, ऊपर से क्योंकि हम सेट ऑफ पढ़ चुके हैं इनकम टैक्स में, हमें ये पता चला कि ये जो 10,000 का लॉस है किसी इनकम के साथ क्लब हो जाएगा, और मुझे कितने का लॉस देके जाएगा? मुझे कितने की सेविंग देके जाएगा? 4,000 रुपए की सेविंग देके जाएगा। 10,000 का लॉस, 4,000 की सेविंग। क्या ये बात समझ में आई? अब ये 4,000 की सेविंग मेरे कैश फ्लो को बढ़ाएगा, आउटफ्लो को बढ़ाएगा या कम करेगा? सेविंग आउटफ्लो को कम करेगा। तो एक तो आपको 1 लाख भी माइनस करने हैं और 4,000 भी माइनस करने, क्योंकि आपको मिल गए हैं। कंसेप्ट क्या आता है कि आपको ऐसा लग रहा है कि 1 लाख आ रहे हैं, और जब आ रहे हैं तो माइनस क्यों कर रहे हैं? आ रहे हैं तो प्लस होना चाहिए, क्योंकि हम कहां पर एडजस्टमेंट कर रहे हैं? आउटफ्लो में। अगर मैं इनफ्लो में एडजस्ट करता तो प्लस करता। आउटफ्लो से माइनस करने का मतलब क्या है? मेरा फायदा है या नुकसान है? आउटफ्लो में से कम करना। पैसे का आना या पैसे का जाना है? वो पैसे का आना है। वो जैसे पुरानी मशीन को बेचेंगे तो आउटफ्लो को मैं कम कर रहा हूं, तो मैं इसे क्या कर रहा हूं? माइनस। लेकिन जैसे ही इस पे टैक्स लगेगा, जैसे ही इस पे टैक्स लगेगा तो टैक्स मेरी जेब से जाएगा, इसलिए मैंने 8,000 को क्या किया? प्लस। समझ में आया? अब इसे केस बी में क्या किया हमने? अच्छा दूसरा केस नहीं अज्यूम किया हमने। क्या ये बात समझ में आए? यहां पर मैं तीसरा केस डाल देता हूं, केस सी। इफ बुक वैल्यू ऑफ ओल्ड मशीन इज 120, तो क्या करेंगे? ठीक है, तो मैं यहां पर केस नंबर सी में आ गया। सबसे पहले क्या लिखा हमने? परचेज प्राइस ऑफ कौन सी मशीन? न्यू मशीन। कितना? 10 लाख। उसमें कोई चेंज नहीं है। माइनस सेल वैल्यू ऑफ ओल्ड मशीन। मैंने बुक वैल्यू में चेंज किया है या सेल वैल्यू में? बुक वैल्यू में। तो ये तो यही रहेगी, 1 लाख रुपए माइनस करेंगे। अब देखते हैं मेरे पैसे बचेंगे या मेरे पैसे जाएंगे। 20,000 रुपए का नुकसान है और टैक्स रेट कितना है? 40%, यानी कि 8,000 रुपए मेरे बचेंगे या जाएंगे? बचने वाले पैसे मेरे आउटफ्लो को कम करेंगे या ज्यादा करेंगे? कम। तो माइनस या प्लस? माइनस। सेविंग है क्योंकि, और पैसे आ रहे हैं। सेविंग इन टैक्स ड्यू टू या ऑन सेल ऑफ ओल्ड मशीन। ये एडजस्टमेंट करनी तब है जब क्वेश्चन में लिखा हो कि आपको कैपिटल गेन टैक्स की एडजस्टमेंट करनी है। और अगर ये गलत हो जाएगा आपका, तो आपका नेट इनिशियल कैश आउटफ्लो गलत हो जाएगा, उससे जो एनपीवी की अमाउंट आएगी वो गलत आएगी। और क्वेश्चन में आपसे एनपीवी पूछा होगा और एनपीवी की अमाउंट गलत आएगी, तो इंस्टीट्यूट स्टेप मार्किंग नहीं करता है। स्टेप मार्किंग का मतलब ये है, आपको एनपीवी निकालना था, पेबैक पीरियड निकालना था, डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड निकालना था। आपने 2 सही निकाले, 1 गलत निकाले, तो 2 के मार्क्स मिलते हैं। अगर क्वेश्चन पार्ट्स में पूछा गया है और आपने पार्ट में आंसर सही किए और पार्ट में गलत किए हैं, तो होती है स्टेप मार्किंग। क्वेश्चन ने पूछा है एनपीवी, आपने एनपीवी गलत निकाला, बात खत्म, इंस्टीट्यूट नहीं देता मार्क्स इसके। अब बच्चा कहता है सर मैंने ईयर 2 1 वगैरह निकाला, कैश इनफ्लो वगैरह सही निकाला मैंने, लेकिन आंसर गलत है, क्या स्टेप मार्किंग मिलेगी? नहीं देता इंस्टीट्यूट। अभी आंसर शीट दिखा दूंगा, कल ही भेजी थी एक बच्चे ने मुझे, डेप्रेशन गलत निकाला था, काट दिया, 0 नंबर दिए, जबकि 0 नंबर नहीं मिलने चाहिए।
लेकिन डेप्रिसिएशन का इम्पैक्ट कहाँ कहाँ आता है ये देखो, डेप्रिसिएशन से क्या गलत हुआ, कैश इनफ्लो, फिर क्या गलत हुआ, एनपीवी, तो फिर क्या गलत, सब गलत। आगे बात समझ में, तो इसमें इंस्टीट्यूट को ब्लेम करने की जरूरत नहीं, इसलिए मैं आपको समझाता हूँ कि स्टेप मार्किंग मैं तो नहीं दूंगा। अगर रिक्वायरमेंट पूछी गई है केस ए, केस बी, केस सी, ऑपरेटिंग लेवरेज, फाइनेंशियल लेवरेज, कंबाइंड लेवरेज, आपने ऑपरेटिंग सही निकाला, मार्क्स मिलेंगे, वो होती है स्टेप मार्किंग। ना कि ये कि ऑपरेटिंग लेवरेज के लिए हमने इनकम स्टेटमेंट सही बनाई थी, फॉर्मूला सही रखा था, उसमें बस कैलकुलेशन एरर कर दी, तो क्या हमें स्टेप मार्किंग मिलेंगे, आंसर इज नो। समझ आती है बात, स्टेप मार्किंग का कंसेप्ट क्या है आईसीआई में, ये कंसेप्ट है। पार्ट में क्वेश्चन पूछा गया है तो मार्क्स मिलते हैं, समझ में आई बात। और अगर पार्ट में नहीं पूछा तो डर जाइएगा, अगर उसने बोला है एनपीवी निकालिए और सजेस्ट करिए कौन सा ऑप्शन सही है, तो आप बिल्कुल मौत से खेल रहे हैं। अगर वहाँ कुछ भी नहीं लिखा तो टैक्स के बारे में, किसके बारे में, नोट लिखा तो फिर आपका नोट मायने रखेगा कि आप क्या कर रहे हैं क्वेश्चन में। तो मैं उस केस में आपको अज्यूम करूंगा, मतलब बताऊंगा कि आप कैपिटल गेन टैक्स को इग्नोर करें, नीचे लिखिएगा कि हम कैपिटल गेन टैक्स को इग्नोर करें सिंस देयर इज नो एक्सप्रेस इन्फॉर्मेशन इन द क्वेश्चन। पूरे मार्क्स मिलेंगे। जी, समझ में आ गई बात, पक्का, ठीक। सेविंग कितनी है, 8000, माइनस क्यों करें, समझ में आया, इस कंसेप्ट बच्चे समझ में तो आ जाता है, लेकिन आउटफ्लो में क्या ट्रीटमेंट हो रही है उसमें थोड़ी थोड़ी गड़बड़ कर देते हैं कभी कभी। सेविंग हो रही है तो मेरे आउटफ्लो को कम करेगी वो, क्या ये बात समझे, इसलिए माइनस हो रही है, तो क्या लिखूं बताइए, नेट इनिशियल कैश आउटफ्लो, और कितना आएगा ये, 8,92,000। क्या ये वाली बात समझ में आई। तो ये हमारा पार्ट था कौन सा वाला, सेल ऑफ ओल्ड एसेट का और कैपिटल गेन टैक्स का, ये दो पार्ट हम कर चुके हैं। कैपिटल गेन वर्किंग कैपिटल मैं आपको बता चुका हूं, यहीं पे बता देता हूं। अगर वर्किंग कैपिटल में गिवन है कि कौन से ईयर से बिलोंग कर रहा है, तो उस केस में क्या करेंगे हम, तो पहली जो ट्रीटमेंट होगी वो होगी ऐड करना है आपको आउटफ्लो में बाय अप्लाइंग प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर। मतलब अगर चौथे साल के एंड में आपको वर्किंग कैपिटल की कोई एडजस्टमेंट दी हुई है तो उसके दो ऑप्शन होते हैं, या तो आप चौथे साल की इनफ्लो में से पहले माइनस कर लो, जैसे चौथे साल की इनफ्लो है 10 लाख रुपए और आपका वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट है 4 लाख रुपए, तो आप चौथे साल की इनकम को 6 लाख रुपए दिखा सकते हैं और तब प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर को मल्टीप्लाई करके काम कर सकते हैं, तो वर्किंग कैपिटल ऑलमोस्ट हो गया। दूसरा तरीका ये है कि आउटफ्लो को अलग रखो, इनफ्लो को अलग रखो, चौथे साल के प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से उससे मल्टीप्लाई करिए और आज की वैल्यू पे निकालिए और आउटफ्लो में ऐड कीजिए। ये बिल्कुल ऐसे है जैसे मान लीजिए 10 लाख की मशीनरी है, मुझे ईयर 0 में खरीदनी है, तो कितने पैसे लगेंगे, 10 लाख। लेकिन अगर बोल दे 20% पैसा अभी दे रहे हैं और बाकी का पैसा 1 साल बाद देंगे, तो क्या करोगे आप, 20% का पैसा मतलब 2 लाख रुपए आज ही लिख दोगे और 8 लाख रुपए प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर उस रेट से मल्टीप्लाई करेंगे ईयर 1 से और फिर प्लस करेंगे। सेम गोज विद वर्किंग कैपिटल, आप ऐसा ही करिए उसमें भी। वर्किंग कैपिटल अगर मान लीजिए 5वें साल के एंड में चाहिए तो क्या करना है, जितना अमाउंट वर्किंग कैपिटल प्लस ईयर 5th का जो रेट गिवन है प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, उससे मल्टीप्लाई करिए और आउटफ्लो में ऐड कर दीजिए। दूसरा तरीका मैंने आपको क्या बताया, इनफ्लो में से माइनस कर सकते हैं, वो भी एक सही तरह का तरीका है, लेकिन बिफोर अप्लाइंग प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, पहले माइनस कर लीजिए तब प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर को अप्लाई कीजिए। समझ में आई बात या नहीं है, पक्का, ठीक। तो पहला मैं कह रहा हूं कि आउटफ्लो में ऐड कर दीजिए और उसके बाद जो नेक्स्ट ट्रीटमेंट होगा वो होगा आपको ऐड करना है किस में, कैश इनफ्लो में ऑफ लास्ट ईयर। इफ नथिंग इज स्पेसिफाइड, नथिंग का मतलब है ईयर नहीं बताया, अगर ईयर स्पेसिफाइड नहीं है तो क्या करेंगे बताइए फटाफट से। तो आप, मैंने क्या बताया आपको, ऐड करना है किसमें, इनिशियल कैश आउटफ्लो में विदाउट एडजस्टिंग एनी प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, सीधा सीधा क्या कर देना, ऐड कर देना है। क्वेश्चन कुछ भी स्पेसिफाई ना करे तब भी लास्ट में ऐड करना है आपको किसमें, कैश इनफ्लो में ऑफ लास्ट ईयर। क्या ये बात समझ में आती है, ठीक है। फिर आते हैं किस पे, किसके कंसेप्ट पे, स्क्रैप वैल्यू। तो स्क्रैप वैल्यू दो की होती है, नई मशीन की और ओल्ड मशीन की। समझ में आता है, ओल्ड मशीन की स्क्रैप वैल्यू आउटफ्लो के समय पे डील की जाती है, न्यू मशीन की स्क्रैप वैल्यू लास्ट ईयर में डील की जाती है, और अगर कैपिटल गेन टैक्स है तो दोनों ही इंफॉर्मेशन आपके लिए रेलिवेंट हो जाती है। क्या ये बात समझ में आई। अब आते हैं स्क्रैप वैल्यू। मैंने इनिशियल पे तो आपसे डील कर लिया है ऑलरेडी,
दो की होगी, या तो स्क्रैप वैल्यू कौन सी मशीन की होगी, ओल्ड मशीन की, या स्क्रैप वैल्यू कौन सी मशीन की होगी, न्यू मशीन की। और आपको ओल्ड मशीन वाला मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं पूरा, विद कैपिटल गेन टैक्स एंड विदाउट कैपिटल गेन टैक्स। अब आते हैं न्यू मशीन की। अगर स्क्रैप वैल्यू गिवन है तो दो केस इसमें आगे जाके बन जाते हैं कि अगर सीजी का मतलब कैपिटल गेन टैक्स नहीं है तो क्या होगा, और अगर कैपिटल गेन टैक्स क्वेश्चन में लिखा है तो अलग से नहीं बताएगा आपको कि इनफ्लो के समय का है या आउटफ्लो, वो दोनों समय पर अप्लाई होता है। तो न्यू मशीन की जो इनफ्लो है उसे कैसे डील करेंगे जरा ध्यान से देखिएगा। क्या ये बात समझ में है? तो मैं आगे जो क्वेश्चन करा रहा हूं वो न्यू मशीन की स्क्रैप वैल्यू पे है, सारी एडजस्टमेंट्स डील कर रहा हूं मैं, उसके बाद फुल फ्लेज क्वेश्चन पे चलेंगे। क्या ये बात समझ में आई? तो देखते हैं। हम देख रहे हैं स्क्रैप वैल्यू किसका, ऑफ न्यू मशीन। अगर कैपिटल गेन टैक्स नहीं है तो हम क्या करते हैं जरा जल्दी से बताओ। सिंपल क्या करते हैं, लास्ट ईयर में ऐड कर देते हैं। तो मैंने पहले बनाया केस ए वेयर देयर इज नो कैपिटल गेन टैक्स, तो क्या करेंगे, सिंपल ट्रीटमेंट है इसका, लास्ट ईयर के ऐड कर देंगे किसमें, कैश इनफ्लो में ऐड कर देंगे ऑफ लास्ट ईयर। केस बी, अगर कैपिटल गेन टैक्स क्वेश्चन में गिवन है तो क्या करेंगे। तो उस केस में दो चीजें हो सकती हैं, या तो आपका क्वेश्चन एसएलएम बेसिस से चल रहा होगा या आपका क्वेश्चन डब्ल्यूडीवी से चल रहा होगा। जब भी क्वेश्चन एसएलएम से चलता है तो इसके कुछ रूल्स हैं कि आपकी बुक वैल्यू एट द एंड क्वेश्चन में नहीं गिवन होगी, आपको पता होना चाहिए कि वो जीरो हो जाती है। पता है क्या ये वाली बात, 5 साल की असेट है, 5 साल तक चलेगी और 5 लाख रुपए की है, स्क्रैप वैल्यू जीरो है, मान लीजिए स्क्रैप वैल्यू क्या है, जीरो, तो क्या होगा डेप्रिसिएशन वगैरह। जैसे मान लीजिए मैंने कहा 12 लाख की एसेट है, 2 लाख की स्क्रैप वैल्यू है और 5 साल चलेगी, 2 लाख का डेप्रिसिएशन और 5 साल में एसेट हो जाएगी खत्म। सवाल यह है इस पर मुझे प्रॉफिट हुआ है लॉस हुआ, क्वेश्चन अलग से कुछ नहीं बोला। दोबारा बताओ इन्फॉर्मेशन, 12 लाख की एसेट, 2 लाख की स्क्रैप वैल्यू, 5 साल लाइफ, बताइए प्रॉफिट हुआ है नहीं। कुछ भी नहीं जब तक बेचोगे नहीं उसको। तो 5वें साल के एंड में तो पूछ रहा हूँ क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ। बताओ। बुक वैल्यू कितनी रहेगी, कैसे पता चला? 12 लाख के एसेट, 2 लाख रुपए एसएलएम बेसिस पे चल रहे थे, 5 साल तक तो 10 ही लाख का डेप्रिसिएट होगा, तो 2 लाख तो भी बचा होगा। तो एसएलएम पे तो असेट खराब हो गई। तो क्या एसएलएम में ऐसा माना जाता है कि बुक वैल्यू जीरो होती है? एसएलएम में ये अजम्पशन तो होती है 5 साल में राइट ऑफ करनी है एसेट, स्क्रैप वैल्यू तो बिक रही है, उसका बुक वैल्यू से क्या लेना देना। आपने कहा डेप्रिसिएशन तो 5 साल में कितने का लगा है, 10 लाख का, लेकिन क्या यही अजम्पशन आप फॉलो करते हैं अकाउंट्स में कि उसकी जो बुक वैल्यू है एसएलएम बेसिस का मतलब असेट विल बी रिटन ऑफ, चाहे आप बेचो या मत बेचो, उसमें बुक में वैल्यू क्या होगी, जीरो। जीरो वैल्यू की असेट 5 साल के बाद 2 लाख में बिक गई, नालायको तुम कह रहे हो प्रॉफिट नहीं हुआ। पूरा प्रॉफिट जब तक नहीं बिका तब तक 5 साल में, अरे नालायक स्क्रैप वैल्यू दे रहा हूं 2 लाख रुपए तो बिकी नहीं क्या? तो ऐसे बोलो ना, बिकी है तो प्रॉफिट हुआ जी बिकी है, 2 लाख क्या है फिर, प्रॉफिट आगे 2 लाख का। 2 लाख का प्रॉफिट है। और जब जब क्वेश्चन में जब बुक वैल्यू जीरो होगी इसका मतलब स्क्रैप वैल्यू इज इक्वल टू प्रॉफिट ऑन सेल। ये वाली बात समझ पा रहे हो या नहीं? दूसरा आता है, अगर कौन सा मेथड है, डब्ल्यूडीवी, तो डब्ल्यूडीवी में आपको बुक वैल्यू कंप्यूट करनी है और कभी भी जीरो नहीं होती है डब्ल्यूडीवी में असेट की वैल्यू, ये आपको पता होगा। और फिर आपको प्रॉफिट कैसे निकालना है, प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या निकालोगे बताइए, स्क्रैप वैल्यू माइनस बुक वैल्यू, प्रॉफिट या लॉस जो भी होगा वो निकल के आ जाएगा। क्या ये बात समझ में आई? तो पहले तो मैं कंसेप्ट समझा रहा हूं आपको, देखो कहां से पहुंचे हम। न्यू मशीन है, अगर न्यू मशीन में कैपिटल गेन टैक्स नहीं है तो कुछ दिक्कत वाली बात नहीं है, जो उसकी स्क्रैप वैल्यू गिवन है उसे चुपचाप लास्ट में ऐड कर दीजिए। लेकिन अगर कैपिटल गेन टैक्स गिवन है क्वेश्चन में तो आपको देखना पड़ेगा कि क्या एसएलएम या फिर डब्ल्यूबी। एसएलएम मींस ऑलवेज प्रॉफिट,
जो भी स्क्रैप वैल्यू होगी वही आपकी प्रॉफिट की वैल्यू होगी, और टैक्स ट्रीटमेंट क्या होगा वो समझाता हूं अभी। और यहां पर अगर WDV है तो देखना पड़ेगा। अब देखते हैं प्रॉफिट होगा तो क्या होगा, लॉस होगा। देखो कोई भी मेथड हो, प्रॉफिट और लॉस की ट्रीटमेंट तो वही रहेगी। मेथड किसी से भी निकाला हो आपने प्रॉफिट या लॉस। अब आते हैं प्रॉफिट होगा तो क्या होगा। तो हम देखते हैं अगर प्रॉफिट हुआ तो क्या करेंगे। आप बताओ पहले क्या करेंगे, अब दिमाग लगाओ। लास्ट ईयर सिचुएशन दे रहा हूं पहले मैं आपको, रुक जाओ। जी सर। प्रॉफिट है 1 लाख रुपए का और टैक्स है 40%, और जो स्क्रैप वैल्यू थी वो भी मान लीजिए 1 लाख रुपए की है। इसका मतलब कौन सा वाला मेथड लग रहा होगा, SLM मेथड लग रहा होगा। ठीक, बताइए जरा इसका मेरे इनफ्लो पे क्या फर्क पड़ेगा। आउटफ्लो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, न्यू असेट की बात कर रहे हैं। मेरे 5th ईयर के इनफ्लो में आप क्या चाहते हैं। क्या मैं चाहूंगा 40,000 आप माइनस कर दीजिए। कहां से माइनस कर दूं, इनफ्लो के 5th ईयर में, लास्ट ईयर में। 40,000 माइनस कर दूं, हाँ नालायक। ठीक है, तो फिर मैं नहीं माइनस ही तो करूँ। आप बताइए नेट करके मतलब 60,000 पे प्रेजेंट। पहले ये बोलो 1 लाख को ऐड करो फिर 40,000 को हटाओ, नालायक। क्या 40,000 हटा दो इनफ्लो में से। तो मैं लास्ट वही तो। समझ आया पहले क्या चल रहा है। ऐसे करके आप ईयर करके बनाते होगे। अगर आपने क्वेश्चन किए हैं इसके तो 5th ईयर में, 5th ईयर की इनफ्लो में स्क्रैप वैल्यू भी ऐड होती है। तो जब स्क्रैप वैल्यू ऐड करोगे तो कितनी स्क्रैप वैल्यू ऐड करोगे, 1 लाख, लेकिन उसमें से माइनस कर देना कितना, 40,000, जितने का प्रॉफिट है। तो 60,000। क्या ये बात समझ में। वहीं पर दूसरी चीज आ जाते हैं। मान लीजिए अगर जो प्रॉफिट है वो तो 1 लाख है, लेकिन जो स्क्रैप वैल्यू थी वो 1.5 लाख है। इसका मतलब WDV मेथड फॉलो हुआ होगा। अब बताइए क्या होगा। सेम सेम तो नहीं प्रॉफिट होगा। से मतलब है। नहीं, मुझे ईयर 5th में कितना ऐड करूं ये बताओ बस, और कुछ नहीं बताना। जैसे इसमें 60,000 ऐड होगा ईयर 5th में, आप बताइए अब क्या करूं। ठीक है, अभी बताते हैं 1,10,000 ऐड होगा। क्वेश्चन क्या नहीं समझ आया। प्रॉफिट है 1 लाख का और स्क्रैप वैल्यू जो है 1.5 लाख की। इसका मतलब बुक वैल्यू क्या रही होगी, 50,000 50,000 ही रही होगी ना बुक वैल्यू। तभी तो प्रॉफिट हुआ 1 लाख रुपए का और 1.5 लाख में बिक गई। तो बताओ क्या करूं इनफ्लो में। इसका मतलब सुनो जरा ध्यान से, मेरा मन कह रहा है कि मैं 1.5 लाख ऐड कर दूं, लेकिन एक उधर से गवर्नमेंट कह रही है कि भाई साहब 1 लाख रुपए का प्रॉफिट भी तो है, जरा हमें टैक्स दो। कितने का टैक्स दूंगा, 40%, यानी 40,000 का। तो मेरा टैक्स चला जाएगा। मेरा मन तो है 1.5 लाख ऐड करने का। अब ये मत कहना कि एक में से 40 माइनस कर दो। एक का प्रॉफिट है, स्क्रैप वैल्यू 1.5 लाख की। यहां पर मैंने प्रॉफिट से माइनस किया है, स्क्रैप वैल्यू से माइनस किया। स्क्रैप वैल्यू गलती से अमाउंट सेम है, तो स्क्रैप वैल्यू मेरा मन है 1.5 लाख ऐड करने का, लेकिन वो कर नहीं पाऊंगा। मुझे 40,000 रुपए टैक्स के नाम के माइनस करने पड़ेंगे। क्या ये बात समझ में आई। तो यहां पर जब मैं ऐड करूंगा 5th ईयर में, तो मेरा मन तो कहेगा कि मैं क्या करूं, 1.5 लाख ऐड कर दूं, लेकिन उसमें से मुझे क्या करना पड़ेगा, 40,000 माइनस करने पड़ेंगे। और जो 5th ईयर के इनफ्लो में ऐड होगा वो कितना होगा, 1,10,000। क्या ये बात समझ में आती है। ठीक है, ये पहला केस था जब क्या हो रहा है, प्रॉफिट। अब आते हैं किसके केस में, लॉस के केस में। बताइए मुझे आप कि अगर SLM मेथड है तो मैक्सिमम लॉस, अगर असेट की वैल्यू 1 लाख थी स्टार्टिंग में, तो मैक्सिमम लॉस कितने का हो सकता है। जी, मतलब इन्होंने पहले अंडरलाइन किया, आपने कहा। अगर मैं इसके बाद कुछ बोलती हूं तो उसमें मेरी गलती नहीं है, आपकी। SLM का मतलब है बुक की वैल्यू कितनी हो गई, असेट की वैल्यू 0 हो गई। तो क्या कभी लॉस हो सकता है, नहीं। इसका मतलब लॉस हमेशा कहाँ होने के चांसेस होते हैं, WD। ऐसा कहना चाहिए। सर्दी दिमाग पे तो नहीं लगी। चलो, अब मैंने कहा है भैया बुक वैल्यू है 2 लाख रुपए की और जो स्क्रैप वैल्यू है वो है 1,50,000 की। बस मुझे इतना बताना है आपको कि कितना ऐड होगा और कुछ नहीं। कितना
बताइए कितना होगा? 170। 170 ऐड होगा, हाँ। बहुत बढ़िया। जितने की बिकी है उससे ज़्यादा ऐड हो जाएगा ना। हाँ आप बताइए। 170 होगा, क्यों क्यों? भाई मैंने जब बेचा तब 1.5 लाख की गई, तो 170 कैसे ऐड कर दूंगा? 20,000 का जो टैक्स बचा है। लॉस में तो पैसे जाते हैं आते थोड़ी ना है। तो टैक्स का बेनिफिट मिलेगा। टैक्स का बेनिफिट मिलेगा, तो वो जो आप बाकी आप अमाउंट मुझे बता रहे हो 150 से जितनी भी ऊपर है वो टैक्स का अमाउंट है आपका। क्या ये बात समझ में आई? देखते हैं कैसे। फिर से ऐसे ही ईयर बनेंगे और लास्ट के ईयर में आ जाएंगे, ईयर 5th में। मन करेगा आपका कितना ऐड कर दूं? 150, लेकिन फिर मन खुश हो जाएगा। बताओ क्यों? क्योंकि नुकसान हुआ था। नुकसान होने पे मन खुश क्यों है बताइए? टैक्स बचेगा। 50,000 रुपये का लॉस है मुझे, 40% करेंगे तो क्या होगा? 20,000। वो 20,000 का टैक्स में सेविंग हो जाएगी। यहाँ जो हम माइनस कर रहे थे ये टैक्स की पेमेंट थी ड्यू टू प्रॉफिट। यहाँ जो हम प्लस कर रहे हैं वो क्या है? टैक्स की सेविंग है, इसीलिए इनफ्लो में ऐड हो रहा है। ये सब उल्टा होता आउटफ्लो के समय पे, याद है आपको? अगर मेरे पैसे बच जाते थे तो मैं माइनस करता था टैक्स सेविंग, क्योंकि मेरे पैसे अरेंज हो गए और आउटफ्लो को कम कर देगा। और जब मैं टैक्स की पेमेंट करता था तो मेरे आउटफ्लो को बढ़ाता था। तो पहले एक कंसेप्ट थोड़ा सा उल्टा पुल्टा, फिर उसे आउटफ्लो में उल्टा पुल्टा करते हैं, फिर उसे इनफ्लो में फिर से उल्टा कर देते हैं, मतलब सीधा हो गया। कुछ उल्टा पुल्टा नहीं है, सब सही है? लॉस है तो माइनस सही है। प्रॉफिट है। हाँ, ये रटना नहीं बिल्कुल भी। ये क्या बात है? समझ में आना चाहिए आपको। क्या ये बात समझ में आई? पक्का एक ही लाइन लिखी होगी बस, कैपिटल गेन टैक्स ट्रीटमेंट करना है, बस इतनी सी लाइन में बहुत कुछ छुपा होगा। फिर बच्चा कहेगा इसमें तो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन है ही नहीं, ना इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, ना इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट। इसका मतलब कैपिटल गेन टैक्स तो जुमला दिया है, इससे क्या करेंगे? कुछ भी नहीं। क्या ये बात समझ में? झूला नहीं, जुमला, नालायक। ये है स्क्रैप वैल्यू। क्या ये बात समझ में आई? अब पहले एक नॉर्मल क्वेश्चन करते हैं कि आउटफ्लो वगैरह कैसे निकाला जाता है। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन गिवन है, फर्स्ट क्वेश्चन नहीं, सेकंड क्वेश्चन। क्या क्या गिवन है सेकंड क्वेश्चन में? देखिए, कंपनी एक नया प्रोडक्ट लाना चाहती है, इस पर्पस के लिए। अभी हम कैश इनफ्लो में छेड़ाछाड़ी कर रहे हैं, मतलब मुश्किल करेंगे उसको, ठीक है? तो पढ़ते हैं। कंपनी कंसिडर कर रही है कि हम नया प्रोडक्ट बनाएंगे, जिसके लिए हमें एक मशीन लेनी पड़ेगी। कितने की? 5 लाख की। एक्सपेक्टेड लाइफ कितनी है? 10 साल की। कंपनी हम सोच रहे हैं कि कितना बेच पाएंगे? 1 लाख यूनिट्स। किस रेट से? 12 क्या है? सेलिंग प्राइस। उसकी वेरिएबल कॉस्ट कितनी है? 6। फिक्स कॉस्ट कितनी है इंक्लूडिंग डेप्रिसिएशन? 4 अब सवाल यह है, डेप्रिसिएशन 4 लाख है या फिक्स कॉस्ट 4 लाख है? पढ़िए जरा। फिक्स कॉस्ट जो है वो 4 लाख की, और 4 लाख के अंदर डेप्रिसिएशन इन्वॉल्व है। कितना है वो हम देखेंगे आगे जाके। अज्यूम करना है टैक्स रेट 40%, कैलकुलेट करना है आपको कैश फ्लोस। तो कैसे सॉल्व करेंगे जरा ध्यान से देखिए, यहाँ पे दिखाता हूँ अगर हमने किया है तो। क्या किया है हमने? ये रहा। 1 लाख की यूनिट से 12 रुपए की, तो कितना हो गया? 12 लाख। वेरिएबल कॉस्ट आधी है, डेप्रिसिएशन हमने निकाला। डेप्रिसिएशन कैसे पता चला? 5 लाख है, कोई स्क्रैप वैल्यू नहीं है, डिवाइड बाय 5 कितना हुआ? डिवाइड बाय 10 साल है, तो 5 साल को माइनस किया हमने 10 से, तो कितना हो गया? सॉरी, डिवाइड किया तो कितना आ गया? 50,000। टोटल कॉस्ट अगर कितने की थी? 4 लाख की। अब सवाल यह है, मान लीजिए क्वेश्चन में टैक्स रेट नहीं गिवन, तो क्या होगा? आप बताएंगे। इसमें तो पता है आपको क्या करेंगे, पहले प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालेंगे, फिर टैक्स निकालेंगे, फिर इनकम आएगी हमारी, उसमें डेप्रिसिएशन ऐड करेंगे, तब जाके हमारा कैश इनफ्लो आएगा। ऐसे क्वेश्चन किए हैं आपने, पहले डेप्रिसिएशन माइनस होता है, लास्ट में डेप्रिसिएशन ऐड बैक हो जाता है। मैंने कहा अगर टैक्स ही ना हो तो डेप्रिसिएशन पे क्या फर्क पड़ेगा? टैक्स रेट नहीं गिवन क्वेश्चन में, तो कैश फ्लो कैसे निकलेगी? हाँ जी, अगर क्वेश्चन में टैक्स रेट नहीं है तो क्वेश्चन में क्या चेंज होगा? कुछ भी चेंज नहीं होगा। क्यों? टैक्स कैसे निकालोगे फिर? कुछ नहीं करेंगे, ये ऐड बैक नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। हम यहाँ पर डेप्रिसिएशन माइनस क्यों कर रहे हैं, पहले ये पता होना चाहिए, तब जाके आप जवाब दे पाएंगे कि यहाँ पर जब मुझे बाद में डेप्रिसिएशन ऐड ही करना था तो मैं माइनस क्यों कर रहा हूँ, बताओ? ताकि सही टैक्स की अमाउंट निकाली जा सके। तो गलती क्या है? पहले डेप्रिसिएशन माइनस करना, फिर उस गलती को ठीक करना। मैंने कहा ये गलती करनी जरूरी है, हाँ, क्योंकि क्या निकालना है? टैक्स। मैंने कहा मान लो क्वेश्चन में टैक्स ही ना हो तो मैं ये वाली गलती ना करूं या ओरिजिनल वाली गलती ना करूं? कोई भी गलती मत करो, ना डेप्रिसिएशन को माइनस करो ना डेप्रिसिएशन को प्लस करो।
क्या ये बात समझ में आती है? आधे अधूरी बात नहीं, पूरी बात पता होनी चाहिए। अगर टैक्स गिवन है तभी तो मैं डेप्रिसिएशन माइनस कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि उसमें टैक्स पे इंपैक्ट आता है, टैक्स कम जाता है हमारा, तो पहले सही टैक्स निकाला जाता है, सही इनकम निकाली जाती है, फिर डेप्रिसिएशन को एड बैक किया जाता है। बात समझ में आई? आपने माइनस काम किया पूरा 4 लाख ही तो था पहले भी फिक्स कॉस्ट। वेरी गुड, इसलिए कहते हैं क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, इंक्लूडिंग डेप्रिसिएशन की इंक्लूड करके, समझ में आया? तो हमें अलग अलग हिस्से निकालने पड़ेंगे और बाद में जाके सिर्फ 50,000 डेप्रिसिएशन वाला हिस्सा ऐड हो जाएगा। ये हमारा एनुअल कैश इनफ्लो है, कोई लास्ट में स्क्रैप वैल्यू नहीं थी। और आपको जल्दी करना आता है क्वेश्चन, ये तो पक्का आता होगा जल्दी शॉर्टकट वाला, कि जीटी फैक्टर से अगर सारी इन्फ्लो सेम है तो आपको पूरा वो बनाने की जरूरत नहीं है, टोटल करके शॉर्टकट बहुत आता होगा। आपको भी आता है? शॉर्टकट नहीं आता तो कैसे करते? मान लीजिए 10% का रेट है तो कैसे आए 6.145 करके दिखाओ। 10% का 10 साल का जीटी फैक्टर निकालना है। कैसे कैसे किया आपने? इजिकल टू प्लस प्लस प्लस, 1 डिवाइड बाय 1.1। रुको, मैं तो डिवाइड कर दिया, हाँ, फिर एक बार और डिवाइड कर दो, मतलब इक्वल्स टू दबा दो। जीटी दबा देंगे ना सीधे 10 बार करके। हाँ, हाँ प्लस प्लस क्यों कर रहे हो? तो उतना तो करना ही पड़ेगा फिर भी। easy कहाँ? है इसमें। अरे कितना करना पड़ेगा? क्वेश्चन को बार बार थोड़ी लिखना पड़ेगा। हाँ लेकिन कैलकुलेशन तो उतनी है ही, मुझे लगा एक बार में हो जाएगा। एक बार में तो होगा। अरे ये तो करना ही पड़ेगा नालायक, मैं कह रहा हूँ इसके बाद वाला जो हिस्सा है ईयर 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके जो लिखेंगे वो ना करके ईयर 1 to 10 कर देंगे, सीधा इनफ्लो लिखेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या ये बात समझ में? प्लस 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 नहीं करना, सीधा सीधा भी कर सकते हो आप। इक्वल टू दबाने कितनी बार? 9 बार। एक बार जब करते हैं तो 2 बार आ जाता है इक्वल्स टू। प्लस प्लस भी तक बता रहे थे आप। मैं तो एक बार करके जीटी दबा देती हूँ, मेरा भी समझ में आता है। सही है, आ रहा है तो बढ़िया है। वैसे जो नॉर्मल तरीका है वो यही है कि 1 डिवाइडेड बाय 1.10 ऐसे ही करते हैं आप। एक किया तो कितनी बार आ गया? एक बार। एक बार 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और जीटी हाँ, मैं तो ऐसे इक्वल्स टू करना है बस, है ना? प्लस प्लस के चक्कर में कुछ गड़बड़ ना हो जाए बस, ठीक है? अब सवाल कुछ और था मेरा, रुक जाओ देखो। आपने कहा 1,70,000, ये 1,70,000 एक साल का इनफ्लो है। कितने साल का इनफ्लो है? एक। तो तुमने प्रेजेंट वैल्यू को तो 10 बार निकाल लिया, इसको क्यों नहीं किया 10 से? सेम का है, ये तो एक साल का है और ये 10 साल की फिगर है, तो 10 साल का टोटल है ना। हाँ तो इसको एक साल क्यों कर रहे हो आप? 1.7 को क्यों 10 से मल्टीप्लाई नहीं किया गया? हर साल 1 लाख मतलब भाई तुमने कहा प्रेजेंट वैल्यू को तो देखो हम 10 बार लिखेंगे। तो हो गया ना 10 बार, दो बार फिर तो डबल हो जाएगा। एक साइड हमने कर तो दिया 10 बार से। सेम इन्फ्लो आ रहा है तो टोटल हमने 10 बार किया, वो ऑलरेडी 10 से हो गया। सही तो कह रही है। हाँ मैं सही बोल रही हूँ। एक तरीके से हमने कॉमन ही लिया है, ये समझ में आया आपको? 1,70,000 इंटू 0.909, 1,70,000.826, तुमने 1,70,000 को बाहर किया और प्लस में ये बिल्कुल ऐसा है जैसे कॉस्टिंग में पढ़ा था आपने पैसेंजर किलोमीटर। तो अगर आपने नंबर ऑफ बसेस से पैसेंजर में मल्टीप्लाई कर दिया है या नंबर ऑफ बसेस से किलोमीटर में मल्टीप्लाई कर दिया है तो एक में ही तो मल्टीप्लाई करोगे या दोनों में करोगे? इसमें 10 ईयर का इफेक्ट दिखाया हुआ है और इसमें मल्टीप्लाई करते हो, इसका मतलब इसमें भी तो है। अगर मैं 5 यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दूं तो बताओ किस में मल्टीप्लाई हो रहा है? 5 यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 5 कर दूं, इसका मतलब किस में मल्टीप्लाई हो रहा है? दोनों में। क्या ये बात समझ? तो 10 का इंपैक्ट इसका मतलब इसमें भी आ जाएगा, हमने बस इसे ब्रैकेट में लिया है। क्या ये बात समझ में आती है? ठीक। फिर उसके बाद इतनी बातें करने के बाद हमने आउटफ्लो को माइनस किया और इतने से कंसेप्ट के बेस पे फिर हमने एक एग्जाम का क्वेश्चन सॉल्व किया। ये शायद आप ही के एग्जाम का क्वेश्चन है, पढ़ो जरा। ए लिमिटेड इज कंसिडरिंग अ परचेज पीरियड कितने का? 5 लाख रुपए का। एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ मशीन कितनी है? 5 साल। उसके बाद एंड हैज एन एक्सपेक्टेड स्क्रैप वैल्यू कितने की? 45,000 एट द एंड ऑफ ईयर 5। क्या ये लेटेस्ट पेपर का क्वेश्चन है? चेक करना जरा एक बार, कंफर्म है? ठीक है। इट इज एक्सपेक्टेड टू जनरेट अ रेवेन्यू, देखो रेवेन्यू भी गिवन है क्वेश्चन में कि 1,50,000 पर एनम का रेवेन्यू होगा इसमें, इसकी कुछ ऑपरेटिंग कॉस्ट होगी, कॉर्पोरेट टैक्स होगा और कॉस्ट ऑफ कैपिटल गिवन है इसमें। अब सवाल यह है ये कॉस्ट ऑफ कैपिटल चैप्टर यहाँ की गिवन है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल का क्या मतलब है? यहाँ पर प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर के अनेकों नाम है,
डिस्काउंटिंग फैक्टर, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट रेट, बहुत सारे नाम हैं इसमें, बस परसेंटेज में जो गिवन होता है रेट वाला जो पॉइंट है टैक्स को छोड़ के, वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट या प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर ही होता है। क्या ये बात समझ में? अब मैं एक बच्चे की वो दिखाऊंगा, जरा एक की दिखाता हूँ आपको। पहले आप क्वेश्चन पढ़िए कैसे करेंगे, फिर देखेंगे बच्चा अगर कहाँ गलती करता है तो इंस्टीट्यूट 0 मार्क्स दे देता है। ठीक है, आंसर शीट दिखाऊंगा, देखिए। अब रेवेन्यू लिखी पहले हमने, ऑपरेटिंग कॉस्ट अमाउंट में क्वेश्चन में गिवन थी, और डेप्रिसिएशन के बारे में कुछ नहीं बोला गया। तो बच्चे कह रहे जब कुछ ना बोला जाए तो कुछ ना करो, कि डेप्रिसिएशन के बारे में कुछ ना बोला जाए कि मेथड कौन सा है क्या है, तो फिर क्या होता है बताओ? टैक्स रेट देखा जाता है कि डेप्रिसिएशन एसएलएम से निकलेगा। डेप्रिसिएशन कैसे निकलेगा? एसएलएम। जब ना पता हो कौन सा मेथड है तो किससे निकलता है? एसएलएम से। एक सेकंड ओटीपी बता दो। तो देखो क्वेश्चन कैसे कैसे सॉल्व होगा। ऑपरेटिंग कॉस्ट निकाल ली हमने, उसके बाद क्या किया हमने? डेप्रिसिएशन कैसे निकाला है समझ में आया। उसके बाद प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ गया, टैक्स माइनस किया, जो डेप्रिसिएशन था वो ऐड किया हमने, और उसके बाद इनफ्लोज निकाली इस तरीके से। क्या ये बात समझ में? और हमारा एनपीवी आ गया। आ गई बात समझ में? अब एक बच्चे की मार्कशीट दिखाता हूँ आपको कि कहीं आप ऐसी गलती करेंगे। बच्चा खो तो नहीं गया? एक स्क्रीन लिंक भेज दे दो ना, मेल पे नहीं आएगा। अब आप मुझे देख के बताएंगे क्या इंस्टीट्यूट ने गलत किया या सही किया। ठीक है, 0 मार्क्स दिए हैं। अरे मैंने कंपोज कर दिया। आप भी जब अप्लाई करेंगे तो ऐसी कुछ मार्कशीट आएगी, और अप्लाई कर देना, है ना। अप्लाई करना आता है आपको? आज ही कर देना, और जब आपका हो जाए तो इन दोनों का भी कर देना। ठीक है, एक साथ। अब इनके कितने नंबर हैं ये पता करने की चेष्टा करते हैं। कहाँ लिखे हुए हैं बताइए मार्क्स? ऊपर लिखे थे मार्क्स 40। 100 नंबर का पेपर था और इनके 40 आए हैं। हालांकि गलत लिखा हुआ है, पूरे 100 के में 40 आए हैं या सिर्फ एफएम में 40 आए हैं? 100 में से कितने में से? 100 में से, कि 100 का पेपर था और मार्क्स ऑब्टेन्ड कितने हैं? 40। और एफएम में कितने हैं, इकोनॉमिक्स में कितने हैं, वो बाद में देखी जाएगा। क्या ये बात समझ में आती है? अब पेपर था और कौन सा क्वेश्चन नंबर था ये? 3rd ना? अरे नालायक। 3rd ही तो था। किसी दिन आपकी भी आंसर शीट डिस्कस करेंगे यहाँ समय निकाल के। नहीं 2 की करेंगे, एफएम की डिस्कस करेंगे बस। नहीं एफएम की। क्या चीज़? आंसर शीट इतना बढ़िया लिख देते हो? वो एग्जामिनर की गलती होती है, ये बात तो सही है। 3rd क्वेश्चन क्या कहीं दिखाई दे रहा है? ये रहा, बुला रहा हूँ। 1,50,000 क्या था? ये तो भैया
नहीं बेस पे भी नंबर सोचा ना, उसके बाद भी 40 दे दिए। जो भी क्वेश्चन था उसने लिखा पहले तो, जो कि कुछ समझ में नहीं आया, ठीक है, लेकिन ये प्रॉफिट था 1,50,000 का, ठीक है, माइनस कर दिया 28,125, ये क्या आ गया जो भी आया है इसका, कोई डेप्रिसिएशन वगैरह नहीं, सीधा इस अमाउंट को उठाया और यहाँ पर लिख दिया और कह रहा है कि इंस्टीट्यूट ने गलत किया। एटलीस्ट स्टेप मार्किंग तो मिलनी चाहिए थी। हालांकि इस बच्चे के कान पे लगने चाहिए थे पहली बात तो। हाँ वो 5 लाख भी नहीं लग रहा है, डब्ल्यू डब्ल्यू लग रहा है। चलो वो तो हर तरीके, वो तो स्क्रैप वाली को काट दिया पता नहीं। चलो ये तो हर तरीके के बच्चे के लिखने का स्टाइल है, उसमें तो इंस्टीट्यूट बुरा ही नहीं मानता। इंस्टीट्यूट बुरा पता है, हालांकि माना होगा उसने, लेकिन तुम कह रहे डेप्रिसिएशन, मतलब ये खत्म हो गया। यहाँ पर इस क्वेश्चन में क्या क्या होना था पहले ये देखो, ये बननी थी स्टेटमेंट, ये रिवेन्यू आती, ऑपरेटिंग कॉस्ट आता, डेप्रिसिएशन आता, टैक्स क्यों दिया हुआ है? ऐसे ही टाइम पास करने के लिए, कुछ नहीं माइनस किया। और कह रहा है कि उसके बाद फिर मैंने जो मेरी अमाउंट आई 1,50 को इसमें से माइनस करके उसका मैंने फिर नीचे ये वाला तामझाम किया, और इंस्टीट्यूट ने एक भी नंबर नहीं दिया। मुझे कह रहा है सर देख के बताओ मेरे कितने नंबर बढ़ सकते हैं। नहीं बोला नहीं मैंने, बच्चा बुरा मान जाएगा ना। कह रहा सर देखो बताओ इंस्टीट्यूट ऐसे करता है। मुझे लगा सही कह रहा है, करता ही है इंस्टीट्यूट, छवि ऐसी बनी हुई है तो क्या करें। आपने चेक नहीं किया, डबल मार्क। चेक कर लिए मैंने, एक ही क्वेश्चन चेक किया था बस कि मैंने जो कह रहा इतना मुझे पता चल गया। कह रहा सर बस डेप्रिसिएशन माइनस नहीं किया मैंने, बस क्वेश्चन को डेप्रिसिएशन माइनस करके कैश इनफ्लो निकालना था बस, और आउटफ्लो से माइनस करना था। उसमें क्या था क्वेश्चन में? क्या ये बात समझ में आई? ठीक, तो इस हिसाब से मेरी राइटिंग ठीक है। सबकी राइटिंग ठीक है भाई। अरे रौनक की ठीक है, और बताओ चलो। अब आते हैं एक और क्वेश्चन पे, जो कि क्वेश्चन बुक के मेन का थर्ड क्वेश्चन है, रिप्लेसमेंट वाला क्वेश्चन है। क्या ये बात समझ में आई? इस क्वेश्चन में कहीं नहीं बोला एनपीवी निकालिए, लेकिन मैंने इस क्वेश्चन में डाल दिया एनपीवी निकालना। हालांकि क्वेश्चन बना था ये इनफ्लो आउटफ्लो में क्या इंपैक्ट आएगा। तो इधर क्वेश्चन पढ़िए आप फटाफट से। क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए, एबीसी लिमिटेड इज कंसिडरिंग परचेज कौन सी मशीन? न्यू मशीन, जो कि रिप्लेस कर देगी कौन सी मशीन को? एग्जिस्टिंग मशीन को, जिसकी बुक वैल्यू कितनी है? 30,000। आज की डेट में उसकी बुक वैल्यू कितनी है? 30। कौन सी मशीन की? ओल्ड वाली मशीन की, ठीक है। कैन बी सोल्ड फॉर, तुरंत दिमाग में घंटी बजनी चाहिए कि 10,000 का लॉस है। और अगर कैपिटल गेन टैक्स ट्रीटमेंट के बारे में कुछ बोला जाएगा तो हम कुछ ना कुछ करेंगे। द एनुअल डेप्रिसिएशन ऑन ओल्ड मशीन इज 6,000। कॉस्ट ऑफ न्यू मशीन इज 1,12,000। कैन बी सोल्ड एट एन एक्सपेक्टेड अमाउंट ऑफ 16,000 एट द एंड ऑफ ईयर 5। क्या है 16,000? स्क्रैप वैल्यू। द न्यू मशीन विल इनेबल द फर्म टू रीप कैश बेनिफिट्स ऑफ 56,000 एनुअली। सेविंग्स है ये, जो सेविंग्स होती है वो इनफ्लो होती है। क्या ये बात आपको पता है? यस। इन मटीरियल लेबर एंड ओवर अज्यूम टैक्स रेट 40%, कंप्यूट द कैश फ्लोज एसोसिएटेड विद द रिप्लेसमेंट ऑफ द मशीन। क्या ये बात समझ में आई या नहीं? पहले तो ये बताइए, क्वेश्चन समझ में आया? अब क्वेश्चन को लिखना कैसे था ये देखिए। ये हमने ओल्ड मशीन की इन्फॉर्मेशन लिख ली, ये हमने न्यू मशीन की इन्फॉर्मेशन लिख ली। उसके बाद हमने कहा देखो जब आप नई मशीन परचेज करने जाओगे तो कितने की बिकेगी? कितने की आएगी? 1,12,000। और जो पुरानी मशीन की स्क्रैप वैल्यू थी वो कितनी थी? जबकि उसकी बुक वैल्यू कितनी थी? 30,000। क्या हमें इस पे कैपिटल गेन टैक्स ट्रीटमेंट करना है या नहीं? टैक्स रेट कितना गिवन था? चेक कर लें, 40%। तो बताइए क्या करेंगे इसमें? टैक्स बचेगा या टैक्स जाएगा? बचेगा, क्योंकि नुकसान है। 30,000 की चीज 20,000 में जा रही है। टैक्स बचने से मेरे आउटफ्लो पे क्या फर्क पड़ेगा? कम होगा या बढ़ेगा? कम हो जाएगा। क्या ये बात समझ पा रहे हो? जो टैक्स ट्रीटमेंट है वो तो समझ में आ जाता है, लेकिन आउटफ्लो और इनफ्लो में एडजस्टमेंट करते समय बच्चा गलत कर देता है। जैसे मैंने आपको समझाया था ना, प्रेफरेंस डिविडेंड के समय में बच्चा गलत करता है। आपने कहा हाँ, फिर मुझे गलत करके दिखाया क्लास में, और फिर मुझे टेस्ट में गलत करके दिखाया। तो आपने मेरी बात को सही प्रूव किया। कह रहे आप सही कह रहे हो, अभी दिखाते हैं। इसको ये भी ना, इनफ्लो में सही सही करेंगे जैसे करते हैं, ऐसे उल्टा करते हैं। हाँ ये भी है, पर उस टाइम कौन बताने आएगा कि इनफ्लो में सही सही करते थे, आउटफ्लो में उल्टा करते थे? उस टाइम बच्चा अपना पर्सनल दिमाग लेके जाता है एग्जाम में, है ना, जो कि 10 दिन पहले से यही कहता था कि इस वाले अटेम्प्ट को छोड़ दो, अगले में बढ़िया से करेंगे। बस बच्चे को कोई अटेम्प्ट देने से पहले ये कहने वाला मिल जाए कि आप इस अटेम्प्ट को छोड़ो, अगले में अच्छे से तैयारी करो। भगवान है वो तो, हाँ देवदूत है वो तो। भाई साहब कितनी बढ़िया बात कह रहा है। तो 4 अटेम्प्ट लगेंगे, एक एक सब्जेक्ट चुनो और सब में एग्जामिशन ले आओ 70-70 नंबर। पर ऐसे होता नहीं है। नहीं होगा ना ऐसे। और
नहीं होगा ही नहीं। कर सकते हैं लेकिन कैसे? एक में ही क्लेम कर सकते, मतलब एक बार में जितने एग्जामिशन है ना वही क्लेम कर सकते हैं, दूसरी बार ही नहीं कर सकते। हाँ, तो पहले तो पॉसिबल ही नहीं है। दूसरी चीज़, आपको दूसरे पेपर में जाके बैठना पड़ेगा, तभी पहला पेपर इवेल्युएट होगा। अगर मान लीजिए एक अटेम्प्ट में आप चार पेपर हैं, तो आप कह रहे हैं कि मैं एक ही पेपर दूंगा या दूंगी, तो बाकी 3 में जाके बैठना पड़ेगा आपको। खाली हाथ। हाँ, नहीं जाओ, हाथ भर के ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, खाली दिमाग लेके जाना पड़ेगा, है ना। तो वो दिक्कत वाली बात है। अब देखो जरा इस क्वेश्चन में कैपिटल गेन टैक्स स्टेटमेंट क्या हुआ, हमारे 4,000 रुपये बच गए, जिससे हमारा आउटफ्लो कम हो गया और 88,000 रुपये का हमारा आउटफ्लो आ गया। क्या ये बात समझ में आई है? नहीं, क्या ये बात समझ में? क्वेश्चन ये कह रहा है कि पुरानी मशीन भी चाहे तो हम चला सकते हैं, उसका जो एनुअल डेप्रिसिएशन है वो 6,000 है, तो इसका मतलब कितने साल और चल सकती है? 5। मान लीजिए क्वेश्चन ने बोली है ये बात, क्वेश्चन ये कह रहा है पुरानी वाली मशीन अगर हम आगे फ्यूचर में चलाएं तो 6,000 का डेप्रिसिएशन लगेगा उस पर। नई मशीन लगाएंगे तो डेप्रिसिएशन मान लीजिए 24,000 का लग रहा है, तो मुझे एडिशनल डेप्रिसिएशन माइनस करना चाहिए या नई मशीन का डेप्रिसिएशन माइनस करना चाहिए? इंक्रीमेंटल बेसिस होता है। क्या ये बात समझ में आई? तो अगर इनफ्लो इंक्रीमेंटल बेसिस पे गिवन है तो डेप्रिसिएशन भी इंक्रीमेंटल बेसिस पे माइनस करना चाहिए, और अगर इनफ्लो सेपरेट गिवन है तो डेप्रिसिएशन भी सेपरेट माइनस करना चाहिए। आपको क्या लगता है जो क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन गिवन थी 56,000 की, ये इंक्रीमेंटल बेसिस पे है या नॉर्मल है, सिर्फ नई मशीन से रिलेटेड है? इंक्रीमेंट। सोच लो। वो कैश बेनिफिट्स है ना। कैश बेनिफिट का मतलब है कि अगर आप नई मशीन लगाओगे तो पुरानी मशीन से इतने का ज्यादा प्रॉफिट देगी या इतने का ज्यादा सेविंग देगी, इसीलिए हमें जो डेप्रिसिएशन माइनस करना है वो पुरानी मशीन से कितना ज्यादा डेप्रिसिएशन लग रहा है बस वही माइनस करना है। पहली गलती समझ में आई, कहां पर करेंगे हम? डेप्रिसिएशन में करेंगे। तो हमने जब यहां पर माइनस किया कैश इनफ्लो में एडिशनल डेप्रिसिएशन निकाला, क्योंकि ये इंक्रीमेंटल बेसिस पे थी इनफ्लो। क्या ये बात समझ में? तो डेप्रिसिएशन कैसे निकाला? 1,12,000, 16,000, 5 और 6,000 हमने ओल्ड मशीन के माइनस कर दिए, इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन आया 13,200। अब सवाल ये आया कि अगर इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन माइनस किया है तो क्या ऐड भी इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन करेंगे या नई मशीन का करेंगे? न्यू वाले का जो माइनस किया है वही ऐड करेंगे, कोई भी लॉजिक नहीं है इसके अंदर। इतने का पैसा जेब से नहीं गया एक्स्ट्रा, उतने का ही पैसा नहीं गया तो हमने ऐड बैक कर दिया। तो जो डेप्रिसिएशन माइनस करने के लिए, टैक्स निकालने के लिए हमने माइनस किया, वही डेप्रिसिएशन बाद में ऐड करेंगे, न्यू वाला नहीं करेंगे। क्या ये बात समझ में? क्योंकि ये डाउट आपको क्वेश्चन सॉल्व करते समय टेस्ट में आएगा कि माइनस तो इंक्रीमेंटल बेसिस पे किया है, ऐड का तो डिस्कस ही नहीं किया था हमने। समझ में आया? डिस्कस कर लिया है अब हमने, कौन से वाला ऐड होगा? जो माइनस हुआ है। फिर हमने इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। क्या ये बात समझ में है? उसके बाद इसके एनपीवी निकल जाएगा। तो देख लिखिए फटाफट से कौन कौन से क्वेश्चन आपको करने हैं। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, और जो एग्जाम्पल मैं करा रहा हूँ वो तो करने ही करने हैं। लिख लिया? दोबारा से करने हैं, या कई किए हुए हैं तो ऑडिट टेक्निक से देखने हैं दोबारा से कि कैसे कैसे किए थे। ठीक है, लिख लिए? और एक एग्जामिनेशन क्वेश्चन लेटेस्ट वाला, नवंबर 23 वाला। अगर किसी समय एसएलएम की जगह डब्ल्यूडीवी डेप्रिसिएशन आ जाए तो क्या करेंगे? और 1 से 10 साल तक की इंफॉर्मेशन है, तो क्वेश्चन में क्या बदलाव आएगा? हर साल की इनफ्लो अलग होगी, और जो हम जीटी फैक्टर वाला कंसेप्ट लगाते हैं जब एसएलएम होता है वो इसमें नहीं लगेगा। क्या ये बात समझ में आती है? ठीक है, ये है मेन का क्वेश्चन नंबर 7 किया था हमने। पढ़िए जरा इस क्वेश्चन में क्या दिक्कत है, पढ़िए। अ कंपनी हैज डिसाइडेड टू डाइवर्सिफाई इट्स प्रोडक्शन एंड वांट्स टू इन्वेस्ट इट्स सरप्लस फंड्स ऑन द मोस्ट प्रॉफिटेबल प्रोजेक्ट. It has under consideration only 2 projects, project A and B. The cost of project A is 100 lakh or cost of project B is 150 lakhs. Both the projects have a life of 8 years and at the end of the life A will have a salvage value of 4 lakhs and B will have 14 lakhs.
प्रोजेक्ट ए इज एक्सपेक्टेड टू प्रोड्यूस एनुअल प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 10 लाख। आफ्टर टैक्स का क्या मतलब है? ऑलरेडी माइनस हो रखा है, लेकिन क्या ये बोला है प्लस भी हो रखा है? नहीं। इसका मतलब अगर प्लस हो रखा होता तो ये प्रॉफिट वर्ड ना यूज करके कैश इनफ्लो यूज करता। क्या ये बात समझ में आई? आगे चलते हैं। और डेप्रिसिएशन स्लेट लाइन बेसिस पे है, कंप्यूट एनपीवी और सजेस्ट करना है। तो एनपीवी के बेस पे ही देना है मुझे आंसर, ऐसा क्वेश्चन ने कहा है? नहीं, क्वेश्चन ने कहा है एनपीवी निकालो और सजेस्ट करो। और जब जब आपकी आउटफ्लोज में डिफरेंस है तो एनपीवी में तो डिफरेंस आएगा ही आएगा, तो ज्यादा सही रहता है प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स निकालना। प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स क्या कहता है बताइए? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो डिवाइड बाय प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो। तो 1 रुपए पे 1 रुपए से कंपैरिजन होता है। क्या ये बात बताई थी मैंने आपको पहले? डेट इक्विटी रेशियो में भी और चीजों में भी बताया था, नहीं बताया था? जैसे रेशियो होता है ना 2:1, 3:1, कौन सा अच्छा है? तो 1 और 2, 1 और 3, उसमें ज्यादा अच्छा कंपैरिजन होता है। जब भी आपके आउटफ्लोज अलग अलग हैं तो आपको प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स के बेस पर डिसीजन देना चाहिए। क्या ये बात समझ? जब लाइफ अलग होगी तो बताऊंगा क्या करना है। पहले अभी समझ में आया ये वाला पॉइंट? ठीक है, तो आपको क्वेश्चन नंबर 7 करना है। क्या हो जाएगा? ये बताओ। हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। अब पढ़ते हैं, आप बताना हो जाएगा या नहीं। ठीक है, क्लास में मुझे सारी एडजस्टमेंट्स बतानी है। आप इस क्वेश्चन को पढ़िए, कोई नई एडजस्टमेंट लगी तो मैं कराऊंगा, अदरवाइज आप करेंगे। सारे क्वेश्चन आपको करने हैं, समझ में आए? जो नहीं आएगा वो मैं कराऊंगा। नवयुग एंटरप्राइज इज कंसिडरिंग द इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू प्रोडक्ट। जनरली द कंपनीज प्रोडक्ट हैव अ लाइफ ऑफ अबाउट 5 years, आफ्टर विच दे आर यूजुअली ड्रॉप्ड ऑफ फ्रॉम द रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ द कंपनी सेल्स। अब प्रॉब्लम ये है, अगर इंग्लिश से डर लगता है तो आप कहोगे ये क्वेश्चन किया नहीं हमने। क्या मतलब है इस पूरी इंग्लिश का? प्रोडक्ट की रेंज गिरा दी। रेंज 5 साल है। लाइफ 5 साल है बस, और कुछ नहीं है इसका मतलब। क्या बात समझ में आई? आगे न्यू प्रोडक्ट बताइए, ये क्या लिखा हुआ है? मुझे क्या मैं क्यों बताऊं? आगे मिल जाएगा। एनवी सेजेस द परचेज ऑफ न्यू मशीनरी, मतलब इन्वॉल्व करता है कितने की? 4 लाख की, इंक्लूडिंग फ्रेट एंड इंस्टॉलेशन। क्या फ्रेट एंड इंस्टॉलेशन ऐड करने के बाद ही डेप्रिसिएशन निकाला जाता है या सिर्फ वो कॉस्ट में ऐड होता है? द यूजफुल लाइफ ऑफ इक्विपमेंट कितनी है? 5 साल, विद एन एस्टिमेटेड सेल्वेज वैल्यू ऑफ 1,57,000 एट द एंड ऑफ दैट टाइम। एंड ऑफ दैट टाइम का मतलब 5वें साल के एंड में। मशीन विल बी डेप्रिशिएटेड फॉर टैक्स पर्पसेस बाय रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड एट द रेट 15% WDV. The new product will be produced in a factory which is already owned by the company. Additions to the current assets will require 22,500 at the commencement. क्या है ये? कौन सी कैपिटल है बताओ? वर्किंग कैपिटल। एडिशंस टू द करंट एसेट्स, नाम नहीं लिखा वर्किंग कैपिटल का, लेकिन वर्किंग कैपिटल। कमेंसमेंट का मतलब? कमेंसमेंट का मतलब जब शुरू होगा। इनिशियल कैश आउटफ्लो में बताया था मैंने आपको, ये स्पेसिफाई कर देगा वो आगे। इट इज अज्यूम्ड दैट इट इज फुल्ली रिकवरेबल एट द एंड ऑफ ईयर 5, तो ये एंड इनफ्लो में ऐड हो जाए। सिंपल क्वेश्चन है। उसके बाद अमाउंट ऑफ प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन इनकम टैक्स ये रहा, डेप्रिसिएशन माइनस करना है, टैक्स माइनस करना है, फिर डेप्रिसिएशन को ऐड बैक कर देना और क्वेश्चन को सॉल्व करना है। क्या ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा? पक्की बात है। लिख लीजिए क्वेश्चन नंबर 8। कराऊं या कर लोगे ये बताओ पहले? कोई नई चीज तो नहीं है इसके अंदर? मेरे हिसाब से हो जाना चाहिए। फिर से आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 9। ये इस सीक्वेंस से चलेंगे हम। 9 ही है। कंपनी इन्वेस्टिगेट कर रही है फीजिबिलिटी ऑफ मैन्युफैक्चरिंग वन ऑफ इट्स कंपोनेंट्स नीडेड फॉर इट्स फिनिश्ड प्रोडक्ट रादर देन परचेजिंग इट। हाँ, रिचार्ज करवा लो। कनेक्ट कर लो। रिचार्ज हो रखा है? नालायक बताया नहीं, कोई बात नहीं। किसी को भूख तो नहीं लग रही? मैं तो खा के आया था सच में। किसी को घर जल्दी जाना हो, नींद आ रही हो, कुछ और दिक्कत हो? नहीं ये बंगाली जादू चलता ही तभी है, एंड आते आते। वो थक गया होगा। कौन? इसमें टाइम ही 1 घंटे से ऊपर की हो गई थी शायद से। तुम्हारा भी ध्यान वही है ना? मैंने भी देखा।
दिखाई दे रहा है क्या क्वेश्चन? आप इस क्वेश्चन को खुद पढ़िए और मुझे बताइए इस क्वेश्चन में क्या अलग है और इस क्वेश्चन की मीनिंग क्या है। सबसे पहले आप बताएंगे क्वेश्चन क्या है, क्या रहा है पूरा। जब आप नहीं बता पाएंगे तो आप, नहीं तो आप, नहीं तो आप, 4 ही बच्चों से पूछूं। शॉर्ट में लिख लेते ताकि हाँ लिख लो आराम से। समझाना है आपको क्वेश्चन, उसके बाद सॉल्व भी करना हो सकता है घर पे जाके, तो पहले एक बार लिख लो। क्या ठीक है? बताओ, ये अब फिर से पढ़ोगे? हाँ वो कुछ ज़्यादा अच्छे से लिख दिया मैंने। मशीनरी की रिक्वायरमेंट है जिसकी जो परचेज प्राइस है वो 12 लाख है, क्यों रिक्वायरमेंट है? क्योंकि प्रोडक्ट बनाने वाला अपने। ठीक है। और उसकी जो सैलरी है वो 3 लाख है। कितने और साल के 6 बाद? साल उसकी लाइफ है क्या? 6 साल के बाद 3 लाख, ठीक है। और जो डेप्रिसिएशन मेथड यूज होगा वो SLM होगा। आसान मेथड है। आगे? और फिक्स कॉस्ट डेप्रिसिएशन को एक्सक्लूड करके 1 लाख है, तो हमें फिक्स कॉस्ट डेप्रिसिएशन अलग से निकालना है और फिर अलग से ही ऐड करना है, ठीक है। फिर ऐड करके माइनस करेंगे, उसके बाद टैक्स वगैरह आएंगे। वेरिएबल कॉस्ट ₹30 पर यूनिट है। और द कंपनी प्रोजेक्ट एनुअल सेट और जो यूनिट्स है वो 7,500 है। तो इनकम कहाँ है? खर्चों की डिटेल बता दी आपने, तो या तो ये ओनली आउटफ्लो वाला क्वेश्चन है। या तो इसमें तो ये बता दो पहले। ये बताना है ना कि वो खुद या तो उसे आउटसाइडर सप्लायर से लेना पड़े या खुद से बनानी पड़े मैन्युफैक्चरिंग। इनकम पैसे का आना, उससे करना ही क्या है? सही बात है। आउटफ्लो से क्वेश्चन हो जाएगा। आउटफ्लो से तो ऐसा होता है ना, 2 प्रोजेक्ट हमारे पास है जिसका आउटफ्लो कम होगा तब हम डिसीजन देते हैं आउटफ्लो, ओनली आउटफ्लोज वाले क्वेश्चन में। क्या इस क्वेश्चन में ओनली आउटफ्लो वाला क्वेश्चन है? तो कंपेयर किससे करोगे, ज़्यादा आएगा कम है? आप बताइए। वही बताते हैं। क्या दिक्कत है इसका? आप मत बताइए। क्या आपके फ्रेंड सर्कल में कोई बंगाली है? नहीं। बंगाली जादू कहाँ सीखा फिर? बिहारी जादू है? हाँ लोग वो जादू, ठीक ठीक। अरे बताओ। कॉस्ट तो निकाल के तो कंपेयर करेंगे। किससे करो, किससे कंपेयर करोगे? वो सेविंग लिखा है ना आपने कुछ। कहाँ लिखा सेविंग? हर बार इस वाले वर्ड को मत देखो नालायको। 125 रुपए की पर यूनिट सेविंग है हमारी। पहले मैं एक प्रोडक्ट बना रहा था, क्या ये बात समझ में है? या बाहर से परचेज कर रहा था? पहले बाहर से परचेज कर रहा था, कितने रुपए में? 125। अब वो पैसे नहीं जाएंगे तो मेरे 125 रुपए बच गए। फिर मैं प्रोडक्ट को बनाऊंगा, तो जब मैं प्रोडक्ट को बनाऊंगा तो उसकी देखूंगा कि कॉस्ट कितनी आ रही है और 125 की सेविंग है। तो अगर वो 125 इंटू नंबर ऑफ यूनिट्स का मल्टीप्लाई करके उसने वाली इनकम, मतलब जो मेरी सेविंग है और जो कॉस्ट है वो 125 से नीचे आ गई, इसका मतलब प्रेजेंट वैल्यू पॉजिटिव में है। जो बनाने की कॉस्ट है अगर 125 इंटू जो भी यूनिट्स हैं वो तो मेरी सेविंग है, तो नंबर ऑफ यूनिट्स मान लीजिए बनाने का खर्चा मेरा 120 पहुंच गया, तो मुझे क्या करना चाहिए? बाहर से मंगाना चाहिए, खुद बनाना चाहिए? खुद बनाना चाहिए। लेकिन अगर खर्चा 130 पहुंच गया तो बाहर से ही मंगवाया। अब ये बाहर से मंगवाया या ना मंगवाया, इसके लिए हम एनपीवी का यूज करेंगे। और हमें जो सेविंग है, जो इनकम है, वो ये है कि 125 रुपए जो मैं बाहर वाले सप्लायर को देता था अब नहीं दूंगा। सेविंग इज इक्वल टू इनकम।
तो सेल्स से शुरू करेंगे। सेल्स का मतलब सेविंग इन पेमेंट टू आउटसाइडर कॉस्ट, जो पेमेंट हम करते थे सप्लायर को उसकी सेविंग होगी, यहां से क्वेश्चन की शुरुआत होगी। हाँ आप यही कह रहे थे, मैंने वही बताया बस दूसरे शब्दों में। उन्होंने भी यही बोला मन मन में, मैंने रोक दिया, वो तो बोलने वाले थे। है बहुत बड़े, पता है मुझे क्या बात समझ में। तो क्वेश्चन में सेविंग है 125 रुपए की, पूरा कैपिटल बजटिंग धरा धरा रह जाएगा पूरा। पहले कंसेप्ट कैपिटल बजटिंग का मतलब आप एक फाइनेंशियल एक्सपर्ट हो, गलत फहमी पहले तो क्वेश्चन की। वो ये कहता है आप पूरी बात को समझोगे, कहां से पैसा बचेगा, कहां से पैसा जाएगा, कहां से आउटफ्लो होगी, कहां से इनफ्लो, बस इतने आना और जाना, बस दो कंसेप्ट के ऊपर ये पूरा चैप्टर टिका हुआ है। ये नहीं कि आपने कितनी वेराइटी क्वेश्चन कर रखे हैं। क्या ये बात समझ में आई? तो हमें कॉमन सेंस प्लस वेराइटी दोनों पे ध्यान देना है। अब देखिए जरा ध्यान से क्वेश्चन सॉल्व कैसे होगा। क्वेश्चन नंबर कौन सा था? 9। देखो जरा ध्यान से, उन्होंने कहा पहले क्वेश्चन ने क्या बोला, कितनी यूनिट्स बनाएंगे? 7500 यूनिट्स। आगे उसके बाद क्या बोला है? 4000 पे आंसर क्या होगा। अब सवाल सुनो जरा ध्यान से, 7500 बनाए या 4000 बनाए, किस पे ज्यादा चांसेस हैं कि हम प्रॉफिटेबल सिचुएशन में रहेंगे? जितनी ज्यादा बनाएंगे। क्योंकि ऐसा होता है ना कि जैसे मान लीजिए हमने कहा कि बताओ सब्जी मंडी से सब्जी सस्ती मिलती है या यहाँ से? सब्जी मंडी से। तो लोग क्यों नहीं जाते? क्योंकि रिक्वायरमेंट कम है और जाने की कॉस्ट है। अगर रिक्वायरमेंट किसी की बहुत ज्यादा है, रेस्टोरेंट है, तो क्या वो आसपास से खरीदता होगा? नहीं। तो इसका मतलब अगर तुम किसी सप्लायर से परचेज करना बंद करके खुद बनाना शुरू करोगे तो बनाने की क्वांटिटी जितनी ज्यादा होगी, आपकी एक्सेप्टेबिलिटी की प्रोबेबिलिटी उतनी बढ़ जाएगी। तो 7500 पे तो पता नहीं हमें क्या आएगा, लेकिन अगर 7500 पे रिजेक्ट आया तो इसका मतलब 4000 पे तो रिजेक्ट आएगा ही आएगा, इतना तो पता है आपको। और अगर 7500 पे एनपीवी बहुत पास रहा, इसका मतलब इसका फिर से मतलब ये है कि 4000 पे नेगेटिव आना ही आना है। समझ में आया मैंने क्या बातें बोल दी अचानक से? थोड़ी थोड़ी समझ में, बहुत बढ़िया। देखिए फिर आया कि आप सेविंग कर लेंगे 125 रुपए के हिसाब से, यूनिट्स कितनी भी बेचें उसी के हिसाब से आप वेरिएबल कॉस्ट लगाएंगे, उसी के हिसाब से फिक्स कॉस्ट, उसी के हिसाब से डेप्रिसिएशन। प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ जाएगा, टैक्स माइनस करेंगे, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आएगा, फिर डेप्रिसिएशन ऐड करेंगे, कैश इनफ्लो आ जाएगा। उसी के बेस पे आपको क्या निकाल देना है? एनपीवी। क्या निकाल दिया हमने? एनपीवी। तो बताइए एनपीवी जो 4000 यूनिट्स है उस पर कितना आया और 75 पे कितना आया एनपीवी। देखो 7500 यूनिट्स पे एनपीवी कितना आया? 3,72,493। और यहाँ पर क्या आया? लॉस, जो कि मुझे लगा ही था कि जैसे ही यूनिट्स का, ये तो बेसिक कॉमन सेंस वाली बात है। प्रोडक्शन अगर ज्यादा यूनिट्स की हो, रिक्वायरमेंट ज्यादा यूनिट्स की हो, तभी आप खुद बनाने का सोचें, अदरवाइज तो लॉस में ही जाएंगे। क्या ये वाली बातें समझ में आती हैं आपको? पक्की वाली बात है, ठीक। अब देखो ये क्वेश्चन तो बड़ा आसान है, इसमें कुछ भी बात नहीं थी, बस पहली लाइन नहीं आएगी बच्चे को माइनस कर, ये वाली लाइन बच्चा समझ नहीं पाएगा। क्या ये बात समझ में? उसके बाद ये सारी एडजस्टमेंट करके आएगा और फिर कहेगा इंस्टीट्यूट देखो कितना निर्दयी है, मैंने पूरा क्वेश्चन सॉल्व किया और उसने बिल्कुल भी मार्क्स नहीं दिए। उससे पूछा क्या सॉल्व किया तुमने? मैंने डेप्रिसिएशन निकाला, मैंने वेरिएबल कॉस्ट निकाली, समझ में आई बात? टैक्स निकाला, ऐड किया, सब कुछ किया, लेकिन इंस्टीट्यूट ने मार्क्स नहीं दिए। क्यों? क्योंकि उसका कोई लॉजिक नहीं है। समझ में आई बात? तो ये वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो सेविंग होती है वो आपकी इनफ्लो होती है, ये रूल है इसका। जैसे आपने एक कहावत सुनी, मनी सेव्ड इज इक्वल टू मनी अर्न। जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि सफाई वाला आता है यहाँ पे 8-9 हज़ार रुपये लेके जाता है, वो सुबह सुबह 1-1.5 घंटे काम करता है बस, और सफाई वाला। अब मैंने सोचा कि मैंने कहा अगर मैं थोड़ा सा जल्दी आ जाऊँ तो 9,000 रुपये कमाई हो जाएगी। लेकिन आप अपना टाइम पे और इन्वेस्ट करके क्या पता ज्यादा कमाते हो, इसलिए आप नहीं सोते। मान लीजिए सोने वाला टाइम में सेक्रीफाइस करके यहाँ आ जाऊँ। हेल्थ भी तो इम्पोर्टेंट। इस क्वेश्चन के हिसाब से मैं नालायक है सारे। इस क्वेश्चन के हिसाब से यही पॉइंट है कि मैं खाली हूँ इसलिए आ रहा हूँ। क्या ये बात समझ में आई? पक्का? सारे कंसेप्ट की ऐसी की तैसी। क्वेश्चन नंबर 10 पढ़िए। ये क्वेश्चन थोड़ा दिमाग लगाने वाला है। क्वेश्चन में नई बात क्या है वो बताना बस। सब कुछ वही है, देखो लाइफ, वेरिएबल कॉस्ट, सब कुछ। मुझे एक चीज समझ नहीं आई पिछले क्वेश्चन में, हमने उसे कंपेयर कहाँ किया? किससे कंपेयर किया हमने? जो अभी हमारी कॉस्ट आ रही है, सेल लिखी ना ऊपर, सेविंग, इतने पैसे अब मुझे नहीं देने पड़ेंगे लेकिन मेरे इतने पैसे लगेंगे, तो कंपेयर ही तो किया।
इस क्वेश्चन में यहां तक क्या कोई नई बात लग रही है? नॉर्मल क्वेश्चन है, ये बताइए। नॉर्मल क्वेश्चन है। क्या आपको कहीं सेलिंग प्राइस भी गिवन है? पढ़ो है। इसमें इनकम भी पता है और खर्चे भी पता है। नॉर्मल क्वेश्चन सॉल्व होगा। यहां पढ़िए, एनपीवी ऑफ द प्रोजेक्ट निकालना है आपको, एक्सपेक्टेड ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर एंड ऑन द अजम्पशन दैट इट विल कंटिन्यू एट द सेम लेवल ड्यूरिंग द रिमेनिंग ईयर्स। आपको क्वेश्चन में जो यूनिट्स बताई गई हैं सेल्स की, वो पहले साल के लिए है और ये अजम्पशन है कि जो भी रिमेनिंग लाइफ है उसमें भी सेम ही रहेगी। नहीं बोलते तब भी यही मानते हम तो, क्या बात समझ। लेकिन क्वेश्चन मजेदार यहां पर है, मिनिमम सेल्स क्वांटिटी ईच ईयर टू जस्टिफाई द इन्वेस्टमेंट मेड इन द प्रोजेक्ट। इसका मतलब आप कितनी यूनिट्स बेच रहे हैं ये बताओ पहले मुझे क्वेश्चन के हिसाब से। 40,000। तो अगर आपको 40,000 यूनिट्स पर पॉजिटिव एनपीवी आ रहा है, पॉजिटिव मतलब 10,000 प्लस में आ रहा है, इसका मतलब अगर आप इससे कम यूनिट्स भी बेचेंगे तो एनपीवी 0 तक एक्सेप्टेबिलिटी रेंज रहती है। पता है आपको ये चीज की एनपीवी अगर 0 भी है तब भी बिजनेसमैन जुआ खेल लेता है कि एटलीस्ट वेरिएबल कॉस्ट निकलती रहे, वर्कर्स को सैलरी जाती रहे, एटलीस्ट बिजनेस बंद नहीं होगा। तो जब तक एनपीवी 0 रहेगा एक्सेप्टेबिलिटी रेंज में रहेगा। तो अगर मान लीजिए 40,000 यूनिट्स बेचने पे मेरा एनपीवी पॉजिटिव रेंज में जा रहा है और वो पूछ रहा है मिनिमम, तो इसका मतलब मुझे सेल्स क्वांटिटी को क्या करना है? कम। क्या ये बात समझ? मान लीजिए 40,000 पे ही मेरा एनपीवी नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब मिनिमम सेल्स क्वांटिटी 40,000 से ज्यादा होगी या 40,000 से कम होगी? 40,000 से ज्यादा होगी कि कम से कम इतनी तो बेचो तो आपको 0 मिलेगा। क्या ये बात समझ में? क्या आप 40,000 पे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं? आसान है 40,000 यूनिट्स पे नॉर्मल क्वेश्चन को सॉल्व करना। अब आते हैं कि अब नॉर्मल क्वेश्चन तो 40,000 पे सॉल्व हो गया, अब क्या करें बताओ। जब जब यूनिट्स नहीं पता हो तो उसे क्या मान लीजिए? x। बात खत्म। और x मान के पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। जैसे सेल्स कितनी हो जाएगी? सेलिंग प्राइस कितना है? 10 रुपए। तो सेल्स कितनी? 10x। वेरिएबल कॉस्ट कितनी? 6x। तो आइए कंट्रीब्यूशन कितना? 4x माइनस फिक्स कॉस्ट जो भी आएगी डेप्रिसिएशन के साथ, तो 4x माइनस अमाउंट, फिर उसमें से टैक्स रेट माइनस कर देंगे, फिर से मेरे पास जो भी टैक्स होगा उसके बाद जो भी अमाउंट आएगी x माइनस समथिंग वो अमाउंट आ जाएगी मेरे पास। क्या ये बात समझ में? उसके बाद स्क्रैप वैल्यू ऐड कर दूंगा तो मेरे पास फिर x की टर्म्स में होगा, प्लस स्क्रैप वैल्यू ऐड करूंगा वो अमाउंट की टर्म्स में होगा। यही बात समझ में? उसके बाद प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से मल्टीप्लाई करूंगा और इक्वल्स टू कर दूंगा 0, तो x की वैल्यू आ जाएगी, अमाउंट इधर चली जाएगी। ऐसा हमने किया है। कौन सा क्वेश्चन था ये? तो पहले 40,000 पे हमने सॉल्व किया जो कि नॉर्मल बात थी। क्या ये बात समझ? उसके बाद मैंने x लिए तो देखी क्या हुआ, 10x माइनस 6x कैश दिया हुआ था, कैश फिक्स कॉस्ट डेप्रिसिएशन गिवन है, ये अमाउंट आ गई, टैक्स माइनस किया ये अमाउंट आ गई, डेप्रिसिएशन को प्लस किया, ये माइनस 40,000 था ये प्लस 40,000 था, 2x प्लस 20,000। ये इनफ्लो रहेगी हर साल तक एक्सेप्ट फॉर 6th ईयर जिसमें बढ़ जाएगा। तो पहले 1 से लेकर 6 तक तो सेम रहेगी, तो हमने जीटी फैक्टर कर लिया और 6th ईयर में अलग से ऐड कर दिया। ये जो अमाउंट आई ये मेरी आई प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो। क्या आई है मेरी? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो मुझे क्वेश्चन में गिवन है, इसको बराबर कर दूंगा तो 0 आ जाएगा। ये तो मैंने यहां पर लिख दिया, ये x की टर्म्स में आया है। क्या ये वाली बात समझ में आई या नहीं? और आउटफ्लो मुझे क्वेश्चन में गिवन है, तो जो भी मेरा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो आया उसे बराबर कर दूंगा आउटफ्लो की, तो x की वैल्यू आ जाएगी। मैथ अगर ठीक होगी तो आंसर कर लोगे, नहीं समझ में आया तो मुझे बताना। क्या ये बात समझ में आई? पक्का हो जाएगा क्वेश्चन। लिखिए क्वेश्चन नंबर 10। ये आपके एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, पढ़िए। पहले मिनिमम सेल्स लेवल टू जस्टिफाई द आंसर समझ में आया आपको? 0 होना चाहिए एनपीवी, तब तक हम कर लेंगे। कंपनी वांट्स टू रिप्लेस कौन सी मशीनरी? ओल्ड मशीन बाय अ न्यू ऑटोमेटिक मशीन। इसके लिए 2 मॉडल्स हैं हमारे पास, नाम क्या है? AB और XY इज अवेलेबल एट द कॉस्ट ऑफ 5 लाख। स्क्रैप वैल्यू ऑफ ओल्ड मशीन कितनी है? 1 लाख। ये ओल्ड मशीन जब मैं AB खरीदूंगा तब लगेगी या XY खरीदूंगा तब लगेगी? क्योंकि एक ही बार बेच सकता हूं। बताइए। बताओ भाई, जहां देख रहे हो वहां मत देखो। बताओ भाई, मेरे पास एक पुरानी मशीन है और 2 ऑप्शन है, तो मैं एक ही ऑप्शन में तो बेचूंगा ना, या दो मशीन है मेरे पास? यस, बेच नहीं रहे हम, लगा के देख रहे हैं कि अगर मान लीजिए मैंने कहा कि मेरे पास एक फोन है जिसकी स्क्रैप वैल्यू 10,000 रुपए, अब मैं 2 फोन खरीदने की सोच रहा हूँ, एक 60,000 का आ रहा है, एक 70,000 का आ रहा है, तो मैं क्या करूंगा? 60,000 वाला खरीदूंगा तब भी 10,000 माइनस करके देखूंगा, और 70,000 वाला खरीदूंगा तब भी 10,000 माइनस, क्योंकि दोनों में से एक ही करना है। तो पहले तो ये डाउट क्लियर होना चाहिए कि परचेज प्राइस ऑफ न्यू मशीन माइनस सेल वैल्यू ऑफ ओल्ड मशीन, दोनों में ही करके देखेंगे। पहले ये चीज समझ में, आगे पढ़ते हैं। इफ द कंपनी परचेजेस कौन सा मॉडल?
एग्जिस्टिंग यूटिलिटीज, यूटिलिटीज वर्ड का मतलब कंपोनेंट्स, कैन बी यूज्ड बाय इनकरिंग इनिशियल एक्सपेंडिचर ऑफ, अभी जो कंपोनेंट्स में लगे हुए हैं पुराने वाले मॉडल वाले नए वाले में इस्तेमाल हो जाएंगे, बस 1 लाख का खर्चा आएगा तो आउटफ्लो बढ़ा देंगे हमारी। क्या ये बात समझ में आ गई? लेकिन अगर XY परचेज करेंगे तो जो एग्जिस्टिंग कंपोनेंट्स है वो काम के नहीं रहेंगे, उन्हें रिप्लेस करना पड़ेगा न्यू यूटिलिटीज के, जो कि कितना पैसा दे जाएंगे हमें, 2 लाख रुपए लगेंगे। तो इसका मतलब आउटफ्लो में 2 लाख रुपए ऐड होंगे। लेकिन जब आप बेचोगे क्या, ओल्ड यूटिलिटीज, तो आपको कितने का पैसे मिल जाएंगे, 20,000। तो इसका मतलब नेट 180 ऐड होगा उसमें। क्या ये बात समझ में आई? ये यहाँ पर आउटफ्लो निकाला गया है, दिख रहा है क्या? मुझे भी नहीं दिख रहा, नहीं दिख रहा मुझे। जब जल्दी में हो ना आदमी छुट्टी की, तो जो उसे नहीं दिखाई दे रहा वो क्या, हाँ दिख रहा है, बताओ आगे चलो आगे चलो। ये इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होगा। परचेज प्राइस है, स्क्रैप वैल्यू, एडिशनल कॉस्ट किस में लगेगी, AB में 1 लाख की, और इसमें कितने लगेगी, लेकिन जो स्क्रैप वैल्यू यूटिलिटीज की है वो सिर्फ किस में माइनस होगी, XY मॉडल में, और इस तरीके से आपका नेट इनिशियल कैश आउटफ्लो आएगा। सिंपल है यहाँ तक, आगे चलते हैं। द कॉस्ट ऑफ कैपिटल 15%, कंप्यूट NPV एंड सजेस्ट द बेस्ट मेथड। क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक। और एक और क्वेश्चन करना है आपको 44 और बात खत्म। लिख लीजिए, पहले इस वाले को भी करना है 44। ये मैं प्योर होमवर्क दे रहा हूँ आपको, खुद से पढ़िए, खुद से करिए। क्या ये बात समझ में है? और जो भी इनके आंसर्स हैं वो PDF शेयर कर दूंगा। पहले आप क्वेश्चन ट्राई कर लीजिएगा सारे, फिर मुझे बताइएगा कि मैं शेयर कब करूं। पहली चीज़। दूसरी चीज़, आप यहाँ से जाने के बाद FM का काम पहले करेंगे, तब कोई और जीवन का काम करेंगे, चाहे वो सोना है या कुछ भी है, एक्सेप्ट फॉर खाना। पहले काम FM का होना चाहिए, तभी पर्पस कुछ होगा। क्या ये बात है? क्वेश्चन पहले किए हुए हैं तो ऑडिट टेक्निक से कर लेना, और अगर ऐसा लगता है कि नहीं दोबारा करके देखूंगा तभी समझ में आएगा तो दोबारा करिए क्वेश्चन को। रफ नोटबुक उठा लीजिए दोबारा से, रफ का मतलब काली नहीं होती, नॉर्मली मतलब एक और नोटबुक उठा लीजिए और क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए। क्या ये बात समझ में? इतने क्वेश्चन के बाद स्टडी मैट के कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो हम सॉल्व करेंगे, उसका मैं आपको लेक्चर भेजूंगा, जो आप घर से देख के आएंगे स्टडी मैट के क्वेश्चंस का। समझ में आ गई बात? जिसमें IRR वाला अगर कोई क्वेश्चन होगा तो आप स्किप कर देंगे, पहले मैं समझाऊंगा IRR निकलता कैसे, उसके अलावा जो भी क्वेश्चन है जो भी वहां पर दिए गए हैं वो आप पढ़ के आएंगे। आज के दिन का टारगेट है ये कि पहले जो कंसेप्चुअल क्वेश्चन मैंने बताए हैं वो आप सॉल्व करेंगे। जब वो खत्म हो जाएगा तो आप इंडिविजुअली मैसेज करेंगे कि मेरा खत्म हो गया, आप स्टडी मैट वाला सॉल्यूशन भेज दीजिए, जो जो स्टडी मैट, नए वाले स्टडी मैट के हिसाब से क्वेश्चन है। समझ में आती है बात? ये आज का टारगेट है। और आज से पहले आप ऑडिट पढ़ के आए होगे दोपहर को, ऐसा मैं अज्यूम कर रहा हूँ। पढ़ा था? इसलिए फिक्र ना करो, वैसे नहीं पढ़ोगे, वैसे तो पढ़ता ही हूं मैं रोज। हाँ जी, समझ में आ गया आज वाला काम? ज़्यादा तो नहीं है? हाँ जी, ज़्यादा है तब भी करना पड़ेगा। क्या ये बात समझ में आई? आज इन्वेस्टमेंट डिसीजन का मेजॉरिटी पार्ट आपको सॉल्व कर लेना है। कल जो क्वेश्चन कराऊंगा मैं आपको, वो अजीबो गरीब वाले क्वेश्चन कराऊंगा कि अजीबो गरीब क्वेश्चन आएंगे तो कैसे सॉल्व करते हैं, उसके रूल्स बनाएंगे कुछ कि क्या गिवन होगा तो क्या लगा देंगे। क्या ये बात समझ में है? लेकिन जो सिंपल बेसिक क्वेश्चन है स्टडी मैट के वो आप सॉल्व कर सकते हैं। स्टडी मैट में भी सारे क्वेश्चन एक ही लेक्चर में नहीं, जो पहला वाला लेक्चर है उसमें बेसिक क्वेश्चन जो कंसेप्ट बेस्ड है वो वाले क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्या ये बात समझ? कल अजीब वाले देंगे तो अजीब वाला लेक्चर भेजूंगा, फिर स्टडी मैट वाला। क्या ये बात समझ में आती है? पक्का इतना पार्ट आप करके आएंगे। कल की क्लास के बाद इन्वेस्टमेंट डिसीजन के काफ़ी मेजॉरिटी पार्ट आप सॉल्व कर चुके होंगे, उसके बाद फिर मैं आपका पहले टेस्ट लूँगा। क्या ये बात समझ में है? तो पूरा फोकस रहिए, कोई भी टेस्ट स्किप मत कीजिए। पहली चीज़, किसी भी रीज़न की वजह से ना क्लास छुट्टी होनी चाहिए न टेस्ट की छुट्टी होनी चाहिए, इस शर्त पे ये बैच चल रहा है। वो तो ऑडिट वाला चक्कर था, वो मैं समझता हूँ TDS वाला, इसलिए मैंने छोड़ दिया। समझ में आती है बात? किसी भी रीज़न की वजह से, कितना भी जरूरी क्यों ना हो, मुझसे मत कहलवाइए कि पापा से बात कर लो या मम्मी से बात कर लो। मैं क्यों बात कर लूँ? आपको देखना है, आपका पेपर है, मेरी तो फीस आ गई। पहले आप बात समझ रहे हैं? तो मुझे किसी को कन्विंस ना करना पड़े, ना आपको ना पेरेंट्स को। आपको पता होना चाहिए कि एक क्लास कितनी इंपॉर्टेंट है, और सिर्फ बैकअप से कुछ नहीं होता। समझ में आ गई? अगर खाली बैकअप चाहिए तो इसकी आधे प्राइस में मिल जाएगा आपको, घर बैठ के पूरे लेक्चर देख लीजिए, पैसे भी बचेंगे। समझ में आई बात आपको? पक्का? तो एक भी दिन की छुट्टी नहीं होनी चाहिए, और ना एक भी टेस्ट स्किप होना। पैर टूट जाए तो पैर को साथ में लेके आ जाना, लेकिन टेस्ट होगा। समझ में आई बात? इतनी रेलेवेंस और इंपॉर्टेंस जब आप अब दिनों को और टेस्ट को देंगे तो उम्मीद करके चलिएगा कि आपका जो एग्जाम है उसमें आपको दिक्कतें नहीं आएंगी एक एक स्टेप में।
समझ में आया बात? और टेस्ट में पता ही चल जाता है कि कैसी कैसी गलतियां हम करते हैं, आते हुए क्वेश्चंस भी गलत हो जाते हैं। तो पूरा फोकस चाहिए आपका, स्पेशली इस चैप्टर में। समझ में आ गई बात? पक्का कोई भी छुट्टी किसी भी रीजन से नहीं हो। सीधा पेरेंट्स से ही बोलना कि आज अगर पेपर होता तो क्या आप ऐसा ही बोलते हैं, लेकिन ध्यान रखना उसमें हरकतें भी उसी के हिसाब से होनी चाहिए। तो तुरंत मम्मी ना बोले कि अगर आज पेपर होता तो तू 11 बजे उठती। तो जो बोल रहे हो वो आपके एक्शंस में भी दिखना चाहिए। आगे बात समझ में? ठीक है। और मम्मियों का लॉजिक जो होता है ना बहुत तगड़ा होता है। चलो बंद कर दो।